अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम NCPUL और MGV's आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेल के इश्तिराक से मुनाकिद हो रहा है। और आज का ये प्रोग्राम इस तौर से भी बहुत ही अहमियत का हामिल है कि इसके जो अनावीन हैं, जो मौज़ूआत हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ हैं, खुसूसन UPSC एग्ज़ाम। और आप जानते ही हैं कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की क्या अहमियत है आज के दौर में। खुसूसन हम देखते हैं कि मुस्लिम तलबा का रुझान इस समय बहुत कम रहा है और जो ऑफिसर्स है, खुसूसन जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे के पास आउट होते हैं, उसमें मुस्लिम तलबा का रेशो बहुत कम रहा है। इसी फ़िक्र को लेते हुए, इसी फ़िक्र को आगे बढ़ाते हुए आज का ये प्रोग्राम तय पाया है। आइए चलते हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत खुदा का नाम लिए बग़ैर बाबरकत और पुरनूर नहीं मानी जाती। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का आगाज़ क़िरात से हो कि कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंजिल का। मैं तिलावत कुरान पाक के लिए आवाज़ दे रहा हूँ इस कॉलेज के FY BSc के तालिब इल्म जनाब नूर मोहम्मद को कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन वजहतुन व मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमिन हैथु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वइन्नहु लल्हक्कु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमिन हैथु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रह लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलैकुम हुज्जा इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तिलावत कुरान पाक के बाद हम आगे की तरफ चलते हैं इस शेर के साथ कि भला कैसे करे कोई ज़बां हम्दो सना तेरी, भला कैसे करे कोई ज़बां हम्दो सना तेरी, किसी से हो नहीं सकती बयां हम्दो सना तेरी।
मैं हमद पाक के लिए आवाज़ दे रहा हूँ, हमद पाक की तलावत के लिए और उसको पढ़ने के लिए सिटी कॉलेज के क्लर्क जनाब अबरार सर को कि वो आएँ और अल्लाह ताला की शान में हम्द पेश करें। हम्द चूँकि क़िरात हो चुकी है, अल्लाह ताला की शान वो हम्द व सना बयान हो चुकी है, तो यहाँ ज़रूरी होता है कि हम कुल कायनात के सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स ख़त्मुर रसूल जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनक़बत बयान करें, उनकी मदह बयान करें। मैं इस शेर के साथ इस कॉलेज के क्लर्क जनाब अबरार सर को आवाज़ दे रहा हूँ कि रसूल मुश्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, ख़त्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूब खुदा कहिए। जनाब अबरार अहमद। दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया, दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया। हमने ये फूल नूर की डाली पे रख दिया, दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया। अपना वजूद अपना अदम, अपनी आखिरत, अपना वजूद अपना अदम, अपनी आखिरत, हमने तो सब मदीने के वाली पे रख दिया, दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया। बिगड़ा हुआ नसीब बनाने के वास्ते, बिगड़ा हुआ नसीब बनाने के वास्ते, हमने भी अपना सर दरे आली पे रख दिया, दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया। हमने ये फूल नूर की डाली पे रख दिया, दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जनाब अबरार अहमद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मनक़बत बयान कर रहे थे।
अब आइए चलते हैं, इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे की तरफ ले जाते हैं। आप चूँकि जानते हैं कि हर प्रोग्राम का एक मीर कारवां होता है, तो इस प्रोग्राम का भी एक मीर कारवां है, और मैं इस प्रोग्राम की सदारत के लिए सिटी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर आरिफ अंजुम साहब का नाम नामी इसमें गिरामी लेना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि मौसूफ इसकी इजाज़त मरहमत फरमाएंगे। शुक्रिया। अब जबकि सदर का इंतखाब हो चला है, आइए मीर कारवां जनाब डॉक्टर आरिफ अंजुम साहब की इजाज़त से इस प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। इजाज़त। मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत बयान करने के लिए, और इब्तिदाई कलिमात के लिए जनाब इम्तियाज़ खलील साहब को, जो कि न सिर्फ इस शहर के बल्कि मुल्क के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी और एंकर हैं। आज वो इस प्रोग्राम के मुतालिक और इसमें जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाने वाली है, इससे मुतालिक गुफ्तगू फरमाएंगे जनाब इम्तियाज़ खलील साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जिस कॉलेज के डेस्क पे आज बैठ रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, 24 बरस हो चुके हैं इस कॉलेज को छोड़े हुए, और मुझे इस कैंपस में आने के बाद इस बात का इश्तियाक बल्कि हसरत हो रही है कि काश यूं हुआ होता कि ये कैंपस हमें मिला होता। हम लोग जो किदवाई रोड पे जो कैंपस है वहाँ पे हुआ करते थे, और एक अजीब सी वाबस्तगी थी इस कॉलेज से। और सिटी कॉलेज के दीवाने, हम तो इसके ही मस्ताने, ऐसा प्यारा है ये कॉलेज हमारा, ये गीत गाते रहे। मैं इस्तकबालिया और इफ्तिताहिया दो गुफ्तगू के लिए यहाँ आया हूँ। जो मौजू आप देख रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम्स, अ गाइड टू यूपीएससी एग्ज़ाम्स। मैंने आज से तकरीबन 13 बरस पहले एक फ़िल्म बनाई थी इस हवाले से, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म। आप लोग यूट्यूब पे जाएं तो उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने कोशिश की है कि ये सर्विसेज हैं क्या, इनका क्या फ़ायदा है, इनमें कौन लोग शरीक हो सकते हैं, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्या है। ये उम्र जो आपकी है, इससे मौजू कोई उम्र नहीं है। मुझे बेपनाह खुशी है, हैरत की बात यह कि इस किताब मेले में मुझे 2 आरिफ मिले। एक वो जो मुसलसल पैर खींच रहा है, और एक वो जो रॉक सॉलिड मेरे साथ खड़े हुए हैं। दोनों का नाम डॉक्टर आरिफ अंजुम है। मैं परेशान भी हुआ कभी कभी कि जाहिर सी बात है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स कुछ इस तरीके से आए, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर के पाए इस्तेकामत जो है वो लर्जा हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये मेरी खुशबख्ती है। बल्कि जूं किताब मेला आगे बढ़ता जा रहा है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन तो हमेशा से था, वो यकीन हर रोज़ मुस्तहकम होता जा रहा है। आइए सिविल सर्विसेज पे बात करते हैं। सिविल सर्विस, उसके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत थी। उस परमिशन के लिए 10 लाख नफूस के शहर में जिस शख्स से राब्ता किया गया वो एक क्लास 1 ऑफिसर था। यानी जो क्लास 1 ऑफिसर होता है उसके अंडर में कितने लोग आते हैं, आप सोचिए। एक सियासी आदमी 5 साल के लिए चुना जाता है, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं होती है। हमारे शहर में जिस बुजुर्ग रहनुमा ने 25 बरस एज एन MLA यहाँ पे एक तरीके से हुकूमत की, 25 बरस से ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन एक क्लास 1 ऑफिसर को सिलेक्ट होने के बाद कम से कम 30 से 35 बरसों का एश्योर्ड अगर उम्र है तो हर हाल में उसको मौका मिलता है, और उसके क्षेत्र में कई MLA आ जाते हैं। आप ये समझ के चले कि अच्छा क्लास 1 ऑफिसर होता कौन है।
क्लास 1 ऑफिसर होने के लिए ये जो शराइत बयान की जाती हैं कि वो ऐसा हो, वो वैसा हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं। बहुत ज़हीन अगर आदमी हो तो वो डॉक्टर बने, नीट का एग्जाम पास करे और वो चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने। तो बहुत पढ़ाकू किस्म के आदमी की जरूरत नहीं होती है साहब। क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है जिसके यहां डिसीजन मेकिंग की पावर हो। वो हालात उसके सामने जितने भी संजीदा या जितने ही खतरनाक हों, वो उन हालात का इत्मीनान से तज्जिया करे और उस पर उसको क्या डिसीजन लेना है, उसको क्या फैसला करना है, वो फैसला करने की ताकत हो। ऐसा आदमी क्लास 1 ऑफिसर होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, आप देखिए आमतौर पे होता है कि डॉक्टर के यहाँ पे जो कंपाउंडर होता है, जो गोलियां डिस्पेंस करता है, कुछ दिनों के बाद वो इतना माहिर हो जाता है कि वो दोस्तों को बोलता है डॉक्टर के छोड़ मैं तो देवा तू। वो समझता है कि वो पैरा, डेक्सा और ये जैसे 5-7 नाम जानने के बाद वो डॉक्टर हो गया है। डॉक्टर इसलिए नहीं होता है कि वो पैरा और डेक्सा दे रहा है। डॉक्टर होता उसके लिए है कि वो जो समाज में 5% जो अलग बीमार होके आते हैं, वरना छोटी मोटी बीमारियां जो है वो 95% जो बीमारियां हैं, आदमी अगर थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो तो वो खुद उसका इलाज कर सकता है। इसी तरीके से क्लास 1 ऑफिसर रोजाना के जो मामलात हैं, ये तो हो सकता है एक आम आदमी भी तय कर ले, लेकिन अब जैसे पैंडेमिक, इतना गजब का क्राइसिस, ऐसा क्राइसिस था ये पैंडेमिक जब यहां पे शुरू हुआ मालेगांव में, उस वक्त सरकारी कर्मचारी यानी जिसके आप मालिको मुख्तार हैं एक तरीके से, उन्होंने ये कह दिया कि हम अपनी ड्यूटी डिस्पेंस नहीं करेंगे, आप हमें नौकरी से बर्खास्त कर दीजिए क्योंकि हमारे घर वाले ये कह रहे हैं कि आपकी जान जरूरी है। ऐसे वक्त में जब एक तरफ जान के लाले पड़े हुए हैं और आप इस पूरे इलाके के जहां के आप ऑफिसर हैं, उसको आपको देखना है, अपनी जान बचाते हुए उस वक्त फैसला लेना कि क्या करना है, वो होता है क्लास 1 ऑफिसर। ऐसे क्लास 1 ऑफिसर, आपके अंदर अगर वो चीज है, वो जिबिल्लत है, अगर आपके अंदर ये चीज है कि आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप इत्मीनान से चीजों को देखते हैं, परखते हैं और उसके बाद फैसला करने की आपके यहां ताकत है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर के ऑफिसर को पॉलिश करने की जरूरत है। और हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए है, मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा वक्त दें। आमतौर से ये कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में या यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उसमें हमारे बच्चों को कामयाबी नहीं मिलती या नाकामयाब नहीं होने दिया जाता। सच्ची बात यह है कि हम इन मुकाबलों में शरीक ही कम होते हैं। 5 से 5.5 लाख लोग जो है वो पहले एग्जाम में आते हैं, उनमें से 10-15 हज़ार बचते हैं। मेंस के बाद जो है नहीं, उसके बाद मेरे ख्याल से 1 लाख बचते हैं। मेंस के बाद 10-15 हज़ार बच्चों में से जो भी रिक्वायरमेंट होती है 900 की, 1000 की, 700 की, उस हिसाब से अलग अलग क्लास के ऑफिसर्स जो है, अलग अलग कहना चाहिए शोबों के ऑफिसर्स ये किए जाते हैं। आपके हमारे बच्चों की शिरकत इसमें इतनी कम है कि जिस हिसाब से नतायज आ रहे हैं, मुझे लगता है कि नतायज जिस हिसाब से आ रहे हैं उससे कम हमारी शिरकत है। मैं पटना गया था, पटना में कज़न ये अपना रजा राम नहीं, पटना में जो लाइब्रेरी है खुदा बख्श लाइब्रेरी ही के कैंपस में लॉर्ड कज़न के नाम से एक सेंटर बना हुआ है। गरीब गरीब घरों के लोग वहाँ जुनून की तरह, जुनून की हद तक जो है वो पड़े रहते हैं। उनको अगर अंदर जगह नहीं मिलती, बाहर रह करके वो तैयारी करते हैं। कैसर खालिद अभी मुंबई में पुलिस, रेलवे पुलिस के कमिश्नर हैं। मैं 2017 में जब वहाँ पे बाढ़ आई तो मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं चाहता हूँ कि आप एज ए जर्नलिस्ट वहाँ पे जाएं और उन हालात का तज्जिया करें और हम क्या कर सकते हैं। जब मैं उस माहौल को देखने के लिए वहाँ पहुँचा और जब कैसर खालिद के गाँव पहुँचा तो यकीन जानिए वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता तक नहीं ठीक है। वो आज यहाँ कमिश्नर है मुंबई में। वो ख्वाब आदमी, मतलब ख्वाब आदमी शिद्दत से देखे कि उसको ताबीर में बदलने का उसको हक हासिल हो। मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप लोग इस हवाले से, दुनिया जहान की चीज़ें अवेलेबल हैं। 3 साल आपको ग्रेजुएशन इसके बाद करना है, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले इन जो वक्त गुजर रहा है उसमें आपको इतना फोकस्ड होना है, आपको इतना फोकस्ड होना है कि मुझे IRS बनना है, IPS बनना है, IAS बनना है, क्या बनना है आज से तय करके उस हवाले से मेहनत शुरू करें। और हुआ क्या, अभी आप देखिए कि एक डॉक्टर फैसल थे, MBBS किया, उसके बाद कश्मीर के थे, उनके वालिद इंसर्जेंसी में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन डॉक्टर फैसल ने तय किया
बाद में कुछ दिनों के लिए जर्नलिस्ट बने और वहीं पे उन्होंने तय किया मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करना है। पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पे वो आए थे। मालेगांव शहर से आपके दरमियान से कैसर अब्दुल हक साहब यहाँ से निकले, 20th रैंक था पूरे हिंदुस्तान में, बहुत बड़े एजाज की बात है। अभी रायपुर में जो है वो कलेक्टर हैं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है वो सबसे बड़े ऑफिसर हैं। मुझे लगता है कि ये कोई नामुमकिन बात नहीं है अगर आप ठान लें। मुझे यकीन है कि हमारे फाजिल मुकर्रिरीन जो है इस हवाले से आपकी रहनुमाई करेंगे। मैं एक मरतबा फिर सिटी कॉलेज और ख़ास तौर से मेरे भाई डॉक्टर आरिफ अंजुम साहब का बेपनाह ममनून हूँ कि उन्होंने, अब देखिए एक उस्ताद जब चीज़ों को अरेंज करता है तो वो बहुत सलीके से होती है। आप देखिए किस अंदाज में माशाल्लाह सारी चीज़ें इन ऑर्डर थी, वक्त पे सब कुछ शुरू हो गया। ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है। मैं उनका बेपनाह ममनून हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। आप मुझे कहना चाहिए जाना है एक दूसरे प्रोग्राम के लिए, तो मैं माजरत खा हूँ कि मैं यहाँ बैठने नहीं पाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, जी ये थे मारूफ सहाफ़ी और इस उर्दू किताब मेला के जो अहम रुकन हैं जनाब इम्तियाज़ खलील साहब, जो इस प्रोग्राम की गर्ज़ गायत बयान कर रहे थे और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की अहमियत व खुसूसियत पर रोशनी डाल रहे थे। अब आइए चलते हैं इब्तदाई कलिमात के बाद हमारे फाजिल मुकर्रिरीन को सुनते हैं। इससे कब्ल कि मैं मुकर्रिरीन को दावत कलाम दूं, मैं चाहता हूं कि उनका मुख्तसर तारुफ़ यहाँ पेश कर दिया जाए ताकि जो तलबा उनसे वाकिफ़ नहीं हैं वो उनके मुतालिक कुछ बातें जान जाएं। मैं मुकर्रिरीन इज़ाम के तारुफ़ के लिए आवाज़ दे रहा हूँ जनाब रिज़वान रब्बानी साहब को कि वो आएँ और हमारे फाजिल मुकर्रिरीन का तारुफ़ आपके सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया गया है यकीनन एक तारीख़ साज और तारीख़ी अहमियत का हामिल ये प्रोग्राम है और इसमें जो आपके सामने स्टेज पर बराजमान शख्सियात हैं ये बिल्कुल भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। बिलखुसूस हमारे आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम डॉक्टर आरिफ अंजुम साहब आपके वाइस प्रिंसिपल हैं। आप उन्हें रोज़ाना देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, उन्हें समझते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, तो इनका तारुफ तो पेश करने से मैं कासिर हूँ। मैंने बारहा आपको देखा है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, लेकिन सबसे ज़्यादा आप सिर्फ इल्मी तकारीब में अपनी शमूलियत दर्ज करवाते हैं और उसके अलावा आप कहीं नज़र नहीं आते। ये आपका खासा है और बहुत ही एहसन तरीके से बेहतरीन अंदाज से अपने मैनेजमेंट को वो चला रहे हैं। अपना जो भी रोज़ाना का शेड्यूल है, जो मैनेजमेंट है, उसे एहसन अंदाज से वो चला रहे हैं। हमारे दीगर जो मुकर्रिरीन हैं आज के, उसमें हमारे सदर मोहतरम के बाएं जानिब तशरीफ़ रखने वाली शख्सियत जो है वो इमरान अमीन सर है। इमरान अमीन सर एक अरसे से मुंबई में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता है, बीएमसी के एक फ़ाल मुअल्लिम हैं। आप मालेगांव शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। मालेगांव शहर में जिस वक्त आप होते हैं तो यकीनन किसी न किसी तकरीब का हिस्सा बनते हैं। आज भी आप वहाँ से छुट्टी लेकर यहाँ पर आए हुए हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए, और ये सिर्फ इनका तारुफ जो मैं पेश कर रहा हूँ यानी यहाँ पर अगर मैं इनका तारुफ पेश करना शुरू करूँ इन जो मुकर्रिरीन का, तो ऐसा मुझको महसूस होगा कि सारा वक्त मैं ही ले लूँगा और इनका तारुफ हो नहीं पाएगा। अपने आप में हमा जो है शख्सियात हैं, उनके बाजू में तशरीफ़ रखने वाली शख्सियत जो है वो अशफाक उमर साहब है। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूल के आप एक फ़ाल मुदर्रिस भी रहे हैं, सदर मुदर्रिस भी रहे हैं और सुबुकदोश भी हो चुके हैं। और सुबुकदोश होने के बाद आप घर नहीं बैठे,
आपको ये हर तकरीब में मौजूद मिलेंगे। आपकी तकरीबन दर्जनों किताबें जो है मंजर आम पर आ चुकी हैं और यूपीएससी और एमपीएससी के हवाले से आपने बेशबहा अपने कलम की जौलानियाँ बिखेरी हैं और उनकी किताबों का अगर आप मुतालिया कर लें, मैं अभी आपको 3 रोज़ कबल का अगर वाक़या बताऊं तो आपकी एक किताब यूपीएससी के ऊपर ही कुरैश जमात खाने में उस किताब का इजरा अमल में आया और वहाँ से जब आप तकरीब आपकी ख़त्म हुई तो आप एक दूसरी तकरीब में इसका हाल में आज मौजूद हुए। यानी इंतहाई मुतहर्रिक शख्सियत हैं, बिल्कुल भी वक्त का ज़िया किए बगैर आप अपने कामों में मशगूल रहा करते हैं और बेहतरीन अंदाज से जो है वो अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। और अभी जो हाल में तशरीफ़ लाने वाली शख्सियत है वो मोहतरम अताउर रहमान नूरी साहब हैं। ये भी हमारे आज के एक मुकर्रिर की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। अताउर रहमान नूरी ये वो शख्सियत है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देख लें, आप जब इनका बायोडाटा देखेंगे तो आप तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कामयाब नज़र आते हैं, चाहे वो टीटी हो, चाहे वो टाइट हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो पीएचडी का पेड हो, यानी हर तरीके का मुकाबला जाती इम्तिहान जो है आपने कामयाब किया है। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के रूह रवां हैं, बेहतर अंदाज से आप एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेकर चल रहे हैं। उसी के साथ साथ आप एक फार्मासिस्ट भी हैं और अभी फिल वक्त आप जेएटी सीनियर कॉलेज में एज आ लेक्चरार जो है वो अपॉइंट हुए हैं और बेहतर अंदाज से समाज और माशरे की नब्ज़ को देखते हुए आप अपने मज़ामीन इरसाल करते हैं। मैं तकरीबन 1,500 से ज़ायद मज़ामीन आपके अखबारात की जीनत बन चुके हैं और हिंदुस्तान भर में आप अपनी एक मुनफरिद शनाख्त के साथ अपने समाजी, इल्मी, अदबी कामों को तक़वियत बख्श रहे हैं। और यही इन तमाम मुक़र्रिरीन का तारुफ था। हमारे सामने मौजूद जो हैं वो नायब हसन साहब हैं जो NCPUL के एक अहम ज़िम्मेदार हैं और हमारे पूरे इस किताबी मेले की रिपोर्टिंग जो है वो कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं। उनके बाजू में तशरीफ़ रखने वाली शख्सियत जो है वो हिफ्ज़ुर रहमान साहब हैं। आप भी सहारा न्यूज़पेपर जो मुंबई में जारी है वहाँ के एक अहम रुकन हैं और अपनी सारी रिपोर्टिंग के ज़रिए से वो अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाए हुए हैं। और उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से आप तमाम साहिबान जो हैं यकीनन अपने कामों को एहसन तरीके से कर रहे हैं। हमारे जो नाजिम हैं, आज की तकरीब के जो नाजिम हैं मोहतरम फरनूद रूमी साहब, फरनूद रूमी यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आपने अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है और एक सहाफ़ी हैं, एंकर हैं और उससे बढ़कर आप अपने कांधों पर जो है वो एक स्कूल लेकर चल रहे हैं। इनकी स्कूल का नाम है द नॉलेज इंग्लिश स्कूल, जो बहुत ही ऐसन तरीके से मुज़ाफ़ाती इलाके में जो है जारी व सारी है। यही आज के इस मुक़र्रिरीन का और इस पूरी तकरीब के लोगों का तारुफ था। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रिजवान रब्बानी साहब। अभी रिजवान रब्बानी साहब हमारे मेहमानान का, हमारे मुक़र्रिरीन निज़ाम का तारुफ पेश कर रहे थे, तो मेरा भी हक़ बनता है कि मैं जनाब रिजवान रब्बानी साहब का भी तारुफ पेश करूं कि ये एक बहुत ही फ़ाल शख्सियत हैं और अभी जो उर्दू किताब मेला जारी है इसमें भी काफ़ी सरगर्म है। ख़त्ताती मरकज़ चलाते हैं अपने ही घर पर, रब्बानी ख़त्ताती मरकज़ के नाम से, और सैकड़ों तलबा इनके फ़न से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कैलीग्राफ़ी सीख रहे हैं। आइए चलते हैं, अब इस तारुफ के बाद इस प्रोग्राम को आगे की तरफ ले चलते हैं। इससे कबल के मैं मुक़र्रिरीन को दावत दूँ, किसी मुक़र्रिर को दावत दूँ, मैं कुछ बातें पेश करूँ अपने दौर की कि जब हम सिविल सर्विसेज के मुतालिक सुना करते थे 10th में 12th में, उस वक्त हमारे जब असातिज़ा इस ताल्लुक़ से बताया करते थे तो बड़ी दिलचस्प बातें उस वक्त हमें मालूम होती थी कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं इंटरव्यू के दौरान कैसे उनसे सवालात किए जाते हैं। तो एक सवाल मुझे यहाँ याद पड़ता है कि एक एस्पिरेंट से ये सवाल किया गया था कि हाउ कैन यू ड्रॉप एन एग ऑन टू अ कॉन्क्रीट फ्लोर विदाउट क्रैकिंग इट, यानी कि आप किसी रॉ एग को कैसे कंक्रीट फ्लोर पे गिराओगे कि वो टूटे ना। तो बड़ा ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है
उसका जवाब आप में से कोई गेस कर सकता है क्या जवाब है इसका, या किसी को पता है? जी प्लीज़। वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्लीज़ गिव हिम अ बिग हैंड। तो मेरे मोहतरम सामीन, आपने देखा कि हाजिर जवाबी, हाजिर दिमागी बहुत अहम होती है इंटरव्यू के दौरान, ख़ास तौर पे जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, कि अंडे पर आपको जो है अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं करनी, आपको फ्लोर को भी देखना है कि फ्लोर नहीं टूटेगा। तो ये इसका जवाब था। आइए चलते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम के पहले मुकर्रिर जनाब अशफाक उमर साहब को मैं दावत कलाम दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी कीमती बातें तलबा के सामने पेश करें। जनाब अशफाक उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले जहाँ टेबल के सामने, असातिज़ा के सामने कागज़ कलम लेकर बैठा करते थे, उसी कॉलेज में खुद खड़े रहकर स्टूडेंट्स को बोलना अच्छा लगता है। कभी हम भी इस कॉलेज का हिस्सा थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ये अल्फाज बोल रहा हूँ मैं, तो मुझे यकीन है कि आप में से भी सब या ज़्यादातर जो है वो भी कभी इस वक्त से गुज़रेंगे कि वो दुनिया में अपनी सलाहियतों से अपने आप को मनवा लेंगे और फिर कभी आकर अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, वहाँ मौजूद बच्चों से, तलबा से खिताब करेंगे। होगा ऐसा? हाँ। अभी आपका टॉपिक आपने देखा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज गाइडेंस। हम लोगों को आमतौर पर एक सवाल का सामना करना पड़ता है कि सर मैं यूपीएससी का इम्तिहान देना चाहता हूँ, यूपीएससी का इम्तिहान देना चाहती हूँ। सब तैयार सवाल करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भाई यूपीएससी का इम्तिहान देना चाहते हैं तो कौन सा इम्तिहान? तो स्टूडेंट्स को हैरत होती है कि वो तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं और हम क्यों सवाल पर सवाल कर रहे हैं। तो ये बात को वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इम्तिहानात लेने वाला एक अदारा है। यूपीएससी एक अदारा है और ये कम से कम 10 बड़े इम्तिहानात जो है मुनक्किद करता है। उन इम्तिहानात के नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा ताकि आपके इल्म में रहे कि कोई भी फैकल्टी का बच्चा हो, वो चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, वो इन इम्तिहानात में शामिल होकर क्लास 1, क्लास 2 जो है सर्विसेज को हासिल कर सकता है। जैसे यहाँ पर 10 इम्तिहानात जो हैं, जो मेरी किताब में भी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। पहला है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, जियोलॉजिस्ट एग्ज़ामिनेशन, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटाइज, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, सेंट्रल पुलिस फोर्स, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और नेशनल डिफेंस एंड नेवल एकेडमी। उसके अलावा और भी कई इम्तिहानात होते हैं जो यूपीएससी के ज़रिए मुनक्किद किए जाते हैं। तो आपको अपने कोर्स, अपनी सलाहियतों के हिसाब से इसमें से किसी इम्तिहान का इंतखाब करना है। जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, जो यहाँ पर सबसे पहले है, तो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान साल में एक मरतबा होता है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के 22-24 डिपार्टमेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट किए जाते हैं सिविल सर्विसेज में, जिसमें जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे इम्तिहानात हैं। उसमें से सबसे अहम जो हमारे जहन में गर्दिश करता रहता है और करता रहना चाहिए, वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको हम आईएएस कहते हैं।
IAS है, IPS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, और ऐसे 23-24 डिपार्टमेंट्स को में अपॉइंटमेंट होता है ये सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देने के बाद। मतलब ये है कि आप आर्ट्स में हो, आप साइंस में हो, आप कॉमर्स में हो, किसी भी फैकल्टी में हो, आप इन इम्तिहानात में शामिल होकर अपनी मनपसंद जॉब हासिल कर सकते हैं अगर आपने सही सिमत में मेहनत की तो। सही सिमत में मेहनत की तो। बहुत से लोग कहते हैं कि 18 घंटा पढ़ना पड़ता है, 20 घंटा पढ़ना पड़ता है, कोई कहता है 12 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो ये सब सही है, मगर उससे सही ये है कि आपने अगर 10 घंटा भी सिस्टमेटिक एक निज़ाम के तहत पढ़ाई की, 18 घंटा एक निज़ाम के तहत पढ़ाई की, तो यकीनन कामयाबी आपके पैरों को चूमेगी, इंशाअल्लाह होगा। हर साल कई हज़ार बच्चे ये तमाम यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में कामयाब होकर अपने मकाम को पा लेते हैं। वो पा लेते हैं तो वो कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं क्या? कुछ अलग कैटेगरी के होते हैं, कुछ अलग खाना खाते हैं, कुछ अलग पढ़ाई करते हैं, या कुछ अलग काम करते हैं क्या? नहीं, वो आपके हमारी तरह होते हैं। आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क बस सिर्फ एक होता है कि वो मंसूबाबंद तरीके से एक मंजिल को सामने रखकर आगे बढ़ते हैं। मैं दिल्ली में था, JNU में बच्चों से, वहाँ के स्टूडेंट्सों से बातचीत चल रही थी, तो मौजू निकला वही बिहार के बच्चों का कि वो इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में क्यों आते हैं, इन सर्विसेज में उनका जिक्र क्यों होता है, वो कैसे क्रैक कर लेते हैं, जबकि बिहार जो है वो एक इंतहाई पसमानदा रियासत है और बहुत गरीब घर के बच्चे, एकदम गरीब छोटे छोटे गांव देहातों के बच्चे वो अचानक उभर कर एकदम सामने पूरे ऑल इंडिया लेवल पर उनका नाम चमकता है, छा जाते हैं वो। तो क्यों, क्या वजह है? तो उनमें से एक शख्स ने, एक जो स्टूडेंट था, उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर जब आप मालेगांव से दिल्ली तक आए तो आपने कितनी बोतल पानी पिया? मैंने कहा यार मेरे सवाल का और आपके सवाल का क्या ताल्लुक है? नहीं सर, बोले बताइए। मतलब 24 घंटे का रास्ता था, 5-6 बोतल पानी पिया मैंने। उसने कहा कि आपसे ज़्यादा फासला तय करके वहाँ के बच्चे दिल्ली तक आते हैं, 1 बोतल पानी लेकर आते हैं, टिकट एकदम सादा टिकट पर आते हैं, ट्रेन में बाथरूम के पास या कहीं भी जगह मिलती है अड़स कर बैठ जाते हैं, खाते नहीं, कम से कम खाना, कम से कम खर्च के साथ वो आते हैं। आप उनको देखेंगे जहाँ भी वो चल बैठे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, उनके हाथ में किताब मिलेगी, वो पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, रात दिन उनका यही काम होता है। और जब वो एग्ज़ाम में शरीक होते हैं तो वो उनकी मेहनत उनके काम आती है। हमको तो घूमना फिरना है, हमको पढ़ाई करना है, हमको टीवी सीरियल देखना है, हमको पढ़ाई करना है, हमको दूसरे काम करना है, हमको पढ़ाई करना है। हम किस चीज़ को अहमियत देते हैं? सोचें, मंजिल किसको मिलती है? जो मंजिल को अपने माथे पर सजा कर आगे बढ़ता है उसे, राइट? अब क्या करना चाहिए आपको? सिविल सर्विसेज के बारे में मैं बात करूंगा उसके दीगर तैयारी के ताल्लुक से, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसकी तैयारी की बुनियादी बातें क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ होती है ज़बान, लैंग्वेज। आप कुछ भी पढ़ो, आप कुछ भी लिखो, कुछ भी सुनो, कुछ भी करो, आपका वास्ता सबसे पहले ज़बान से पड़ता है। आप बोलते हैं या आप सुनते हैं, तो ये ज़बान के ऊपर कमांड होना सबसे अहम बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई भी हो, उसमें सबसे मुश्किल काम अगर कुछ होता है तो वो होता है सवाल को समझना। सवाल को समझना, जवाब आपको आता है। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके मुतालिक मैं दावे से ये कह सकता हूँ, उनसे पूछे बगैर कि जवाब उनको आता है।
मुश्किल होती है सवाल को समझने में। सवाल को समझने में ज़बान का, लैंग्वेज का सबसे अहम रूल होता है। तो कोई भी ज़बान हो जो है, जो जिससे आपका साबका पढ़ने वाला है या साबका है, उसको ऊपर आपको फुल कमांड होना चाहिए। वो आपकी मादरी ज़बान हो, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, आप अपनी रियासत में यानी महाराष्ट्र में कोई इम्तिहान देना चाहते हो तो मराठी हो। ये 4 ज़बानों पर आपको फुल कमांड होना चाहिए। ये चारों ज़बानें आप पढ़ते आए हैं? नहीं? नहीं? जोर से बोलो। कब से? उर्दू कब से पढ़ रहे हो? पहली से, केजी से। मराठी कब से पढ़ रहे हो? हिंदी कब से पढ़ रहे हो? अंग्रेजी कब से पढ़ रहे हो? एकदम इब्तिदा से पढ़ रहे हो ना? तो आज तक अंग्रेजी एकदम फर बोलते समझते आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आती है? जवाब नहीं आ रहा है। हिंदी पढ़ते आ रहे हो, सब कुछ तो तुम्हारे इल्म में है, सब कुछ तुम्हारे इल्म में है, बस इतना है कि हम अपने आप को नहीं समझते। तो अपने आप को खोल लो, अपने आप को समझ लो, अपने अंदर जो मौजूद है उसको जान लो। इंशाअल्लाह बहुत बड़ी मंजिल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पार कर लोगे। तो ज़बान जो है वो बहुत अहम है। अभी फरनोद रूमी सर ने जो कहा सवाल, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, उनको समझना ही जो है वो सबसे अहम होता है, और उसमें ज़बान का बहुत अहम काम होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़बान पर कमांड होना लाजमी है। दूसरी चीज़, पहली जमात से लेकर जहाँ तक पढ़ाई मुकम्मल की है उसका सिलेबस, सवालात जो होते हैं वो सिलेबस बेस्ड भी होते हैं, सिलेबस बेस्ड भी होते हैं। अब ये कहाँ से? आपको कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि 6ठी से आगे तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़े। बिल्कुल पढ़ना है। मैं अपने बच्चों को, मैं जब क्लासेस चलाता था सिविल सर्विसेज की, तो उसमें मैंने 1ली से 10वीं तक की महाराष्ट्र की बाल भारती की किताबें उनको दिया था, 12वीं तक किताबें दिया था और कहा था पढ़ो। उन्होंने कहा कि हम तो पढ़ चुके हैं ये। मैंने सवाल पूछना शुरू किया उनसे, वो जवाब देने से कासिर है। मैं भी अभी आपसे को 10वीं तक के कुछ सवालात करूंगा, जो 10वीं तक आप पढ़ कर एसएससी में बहुत हाई फाई नंबर लेकर पास हो चुके हैं। मैं वो सवाल पूछूंगा, यकीन है कि उसके जवाब नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना। तो सब रिवाइज करो। 3री जमात का भी सवाल, 3री की तारीख का सवाल सिविल सर्विसेज में आ सकता है। 9वीं का मैथ्स का सवाल सिविल सर्विसेज में आता है, आ सकता है नहीं बोलूँगा अब मैं, आता है। बस उसके पूछने का एक ढंग होता है जिसके ऊपर मैं भी बात करूँगा। तो सिलेबस जो भी आप पढ़ रहे हैं ना अभी, वो लाजमी तौर पर आपको घोल कर पी लेना है। 3री चीज़ है करंट अफेयर्स। हम लोग अखबार डेली पढ़ते हैं ना? नहीं? हाँ पढ़ते हैं। देखो, हाँ तो हाँ पढ़ते हैं ना? हाँ। कौन से अखबार पढ़ते हैं? इनकलाब। अंग्रेजी अखबार कौन सा पढ़ते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। हिंदी अखबार कौन सा पढ़ते हैं? लोकमत। हिंदी अखबार कौन सा पढ़ते हैं? लोकमत। मराठी है ना वो। और कौन सा अखबार पढ़ते हैं? करंट अफेयर्स जो है ये अखबारों और मैगजीन्स से आपको मिलेगा, टीवी चैनल्स से मिलेगा, टीवी पर, व्हाट्सएप पर नहीं है, टीवी न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में, मैगजीन्स में आपको करंट अफेयर्स के बारे में होगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में फ़र्क होता है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स से बहुत अलग नहीं है, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज से बहुत अलग नहीं है। मगर करंट अफेयर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बोला जाता है वो पिछले 2-3 साल के वाक़यात होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। जब आपको कोई
क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट दी जा रही है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट समझना चाहेगी ना कि आपको दुनिया के बारे में क्या पता है, आपको दुनिया में मौजूद जो बातें हैं, जो हो चुकी हैं, हो रही है, उसके बारे में कितना इल्म है। आपके सामने एक मसला आया तो आप उसको कैसे हल करेंगे, ये सब चीज़ें समझना चाहेंगे ना। जब वो समझेंगे तो ही आपका अपॉइंटमेंट करेंगे। ये सब उनके सवाल का जवाब देने के लिए आपको क्या है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये करंट अफेयर्स जो है आमतौर पर आपके टेक्स्ट से ट्विस्ट किए जाते हैं, बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं जिसमें करंट अफेयर्स और आपका टेक्स्ट बुक का नॉलेज जो है उसको मिलाकर उसको ट्विस्ट करके सवाल पूछे जाते हैं। और मैंने जो कहा था कि सबसे मुश्किल काम होता है सवाल को समझना, वही सवाल का समझना जो है करंट अफेयर्स में जो ट्विस्ट करके सवाल पूछे जाते हैं तो वो अहम होता है, उसको समझना, उसको समझकर उसका जवाब देना। तो करंट अफेयर्स जो है, अभी जैसे एक मसला आया, कोई भी एक मसला आया, जैसे यहीं पर पैंडेमिक का, जब पैंडेमिक का मसला आया तो वहाँ पर फ़ौरन जो कलेक्टर है, कमिश्नर है या दूसरे लोग हैं, उनको पैंडेमिक का पूरा पस मंज़र क्या होता है, क्या नहीं होता, इससे पहले क्या उसके असरात थे, इससे पहले क्या मामलात हुए, वो तमाम पस मंज़र में जो है वो सामने रखकर उनको अपने फैसले करना पड़ते हैं। तो जब तक ये करंट अफेयर्स से आप लोग अटैच नहीं होंगे, उनको समझना आपके लिए मुश्किल होगा। अब अखबार भी आप पढ़ते हैं ना, एक 16 सफ़े का अखबार है, तो क्या आप पूरा अखबार पढ़ेंगे? पूरा अखबार पढ़ेंगे? नहीं। अखबार पढ़ने के भी 4 तरीके हैं। आपको खुद इख्तियार करना पड़ेगा अपने अंदर वो बातें। सबसे पहले आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपके सामने जो अखबार है उसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है। पहली चीज़ क्या नहीं पढ़ना है, बहुत अहम चीज़ होती है। 16 सफ़े का अखबार आपको पूरा पढ़ना, कितना घंटा चला जाएगा, कितना वक्त चला जाएगा, तो आपको जजमेंट लेना है। और जजमेंट कैसे होता है? इश्तिहारात वगैरह निकाल दें, खबरें देखें, खबरों के ऊपर नज़र डालें, आपको समझ में आएगा कि ये आपके काम की है कि नहीं है। उसके बाद आपको क्या नहीं पढ़ना है, के बाद आपको क्या सिर्फ देखना है, कौन सी खबरें, कौन सी बातें, कौन से वाक़यात सरसरी तौर पर आपको देखना है और कौन सी बातें आपको पढ़ना ही है। अखबार बीनी के ये 4 उसूल आपको याद रखना है। जब आपने इस तरीके से किया तो आपको उसके ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे इंशाल्लाह। और जो एडिटोरियल होते हैं वो ख़ास तौर पर पढ़ें। तो मैंने कहा अभी पहले लैंग्वेजेस का, सिलेबस का, उसके बाद जब मैंने कहा करंट अफेयर्स का। अब एक चीज़ आपको और करना है, पिछले बरसों के जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आप जाएंगे, पिछले बरसों के जो पर्चे हैं वो भी आपको देखना है। ख़ास तौर पर जिस साल आपको इम्तिहान में शरीक होना है उससे पिछले साल का जो पर्चा है वो आपको देखना ही है। इससे आपको सवाल पूछने का अंदाज़ा होगा कि सवाल किस तरह पूछा जाता है, कौन कौन सी बातों पर जोर दिया जाता है, और उसका पूरा सवाल के पर्चे का पूरा खद्दोखाल जो है वो आपके सामने होगा और आपको तैयारी करने का बेहतर अंदाज समझ में आएगा। तो ये कुछ बातें थी जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। मैंने कहा लैंग्वेजेस जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। मैं फिर कहूँगा कमांड होना चाहिए। आपके सामने द हिंदू नाम का अखबार आ जाए, आपको बगैर अटके वो पढ़ते हुए आना चाहिए। आपके सामने BBC की अंग्रेज़ी या यूरोप का कोई चैनल आया है, कोई रेडियो आया है, उस पर जो पढ़ा जा रहा है, बोला जा रहा है इंग्लिश में, वो आपको बगैर रुके हुए समझ में आना चाहिए। हिंदी न्यूज़ चैनल है, बगैर किसी रुकावट के आपको एक एक लफ्ज़ का मतलब समझ में आना चाहिए। ये होता है ज़बान पे कमांड। आपके कॉलेज में आपके प्रोफेसर जो हैं वो उर्दू अदब की कोई चीज़ बता रहे हैं तो आपको एक एक लफ्ज़, एक एक शेर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ये कमांड होता है। और जब माहिरीन को वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत नहीं होती तो आपको क्यों होना चाहिए? आप तो अभी पढ़ाई की मंजिल पर हैं, आप तो अभी तालिब इल्म हैं, आप तो ज़्यादा बेहतर तौर पर उन चीज़ों को समझ सकते हैं।
तो इन चीज़ों पर ध्यान जब देंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आसानी से उसको क्रैक कर सकेंगे और अपनी मंजिल को पा सकेंगे। एक चीज़ होती है, हमेशा ध्यान रखना, हर इम्तिहान का एक नोटिफिकेशन होता है। हम लोग क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, सर ऐसा कैसा, ये क्या है, सर वो क्या है, मैडम ये क्या है, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या? नहीं, पहले जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन अवेलेबल होता है, नेट पर अब सब चीज़ें हैं। आपको सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन देखना है, आप सीधे सीधे यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो नोटिफिकेशन निकालिए, तमाम तर चीज़ें उसमें मौजूद हैं, आपके तमाम तर सवालों के जवाब मौजूद है उसमें। आप उसको देखिए, उसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर एक्सपर्ट से पूछिए। एक चीज़ आती है सिविल सर्विसेज के ताल्लुक से कि उर्दू में सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दे सकते हैं, तो इसकी वजाहत भी मैं कर दूं कि पहला सवाल बच्चे आमतौर पे करते हैं कि सर मटेरियल तो है नहीं, उर्दू में मटेरियल नहीं है, हम कैसे तैयारी करें? तो सिविल सर्विसेज का जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आपकी जो है लैंग्वेज ऑफ आंसर जो है वो उर्दू होगी, जवाब लिखने की जो ज़बान है वो उर्दू होगी, आप उर्दू में जवाब लिख सकते हैं। पूरी तैयारी आपको जो मटेरियल मिलता है, अंग्रेज़ी में हो, हिंदी में हो, किसी भी ज़बान में हो जो आप समझ सकते हैं, आपको उस ज़बान में तैयारी करना रहेगी। आपको उर्दू में जवाब लिखना है तो उर्दू के पीछे पढ़ना ऐसा नहीं है, उर्दू में मटेरियल नहीं है ऐसा नहीं है, बल्कि आपको अपने तमाम तर इम्तिहान से मुतालिक मवाद जिस ज़बान में मिलता है, जिसमें आप समझ सकते हैं, आपको उसमें पढ़ाई करना है, उसमें स्टडी करना है, और आपको लैंग्वेज ऑफ आंसर जो है वहाँ पर उर्दू मुंतखब करना है। उर्दू का मतलब ये है कि सिविल सर्विसेज में आपको जवाब की ज़बान के इंतखाब की आज़ादी है। हिंदुस्तान के शेड्यूल के, हिंदुस्तान के दस्तूर के 8वें शेड्यूल में जो ज़बानें दी हुई है 22 ज़बानें, उसमें से कोई एक ज़बान में आप जवाब लिख सकते हैं, और उन ज़बानों में हमारी ज़बान उर्दू भी शामिल है। आप चाहें तो इंग्लिश में लिखें, आप चाहे हिंदी में लिखें, आप चाहे मराठी में लिखें, वहाँ दर्ज ज़बानों में आपको जवाब लिखने की आज़ादी है, मगर तैयारी आपको उर्दू ज़बान में करना है। उर्दू ज़बान में करने है का मतलब आप उसको ज़रा सा बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। मादरी ज़बान जो होती है वो हमारी शख्सियत का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। हम यूरोप में चले जाएं, बरसों वहाँ पर रहें, वहाँ का पूरा माहौल हम जो है ओढ़ लें, वहाँ के लोगों से बातचीत, वहाँ के माहौल में पूरी तरह रच बस जाए, वहाँ के लोगों से बातचीत में वहाँ की लोकल अंग्रेज़ी या दूसरी ज़बानों में हम बातचीत करें, मगर जब कोई बोलेगा, कोई चीज़ हमारे सामने आएगी, तो हमारा दिमाग उसको समझने के लिए हमारी अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल करेगा। अगर हम अंग्रेज़ी माहौल में हैं, वहाँ पर कोई अंग्रेज़ी बोल रहा है तो हम अंग्रेज़ी में समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हम उसको हमारी मादरी ज़बान में समझेंगे, वो कोई भी ज़बान हो। हम किसी ज़बान में बोलना चाहते हैं तो पहले हमारा दिमाग उसको हमारी अपनी मादरी ज़बान में तैयार करता है, फिर हम वो उसको ज़बान का चोला पहनाते हैं, ज़बान का रंग देते हैं। फिर चाहे हम मराठी में बोलें, चाहे अंग्रेज़ी में बोलें, चाहे किसी भी ज़बान में बोलें। तो मादरी ज़बान का सबसे अहम हिस्सा है इस इम्तिहान की तैयारी में, अपने मादरी ज़बान की किताबों को और दीगर मवाद को नज़रअंदाज मत कीजिए, और तमाम तर बातें जो हैं वो जो आपको अवेलेबल है उनको समझिए और उसमें अपनी मादरी ज़बान का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। सिविल सर्विसेज इम्तिहान के लिए एक शर्त होती है, और वो शर्त ये है कि आपको ग्रेजुएट होना है, डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में हैं तो भी आप जो है ये इम्तिहान का फॉर्म भर सकते हैं।
हिंदुस्तानी शहरी होना चाहिए जो हम हैं, बाय बर्थ हैं। हम तमाम तर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। उम्र की एक हद होती है 21 साल मिनिमम, वो पार करने के बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम एक मरतबा इम्तिहान देते हैं और रिज़ल्ट हमारे मुवाफिक नहीं आता या हम सेलेक्ट नहीं होते तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जहां हमको लगता है कि ये इम्तिहान थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बहुत मुश्किल नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं बहुत नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल अगर इम्तिहान है तो गवर्नमेंट भी समझती है वो आपको बहुत सारे मौके देती है और इन मौके में आप इस इम्तिहान को क्रैक करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आपको भरपूर तैयारी करना है। वो लोग जो बहुत सारे लोग अगर चाहते हैं इस इम्तिहान की तैयारी करना तो उनके लिए मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मुझे कोई मैसेज करता है आप व्हाट्सएप पर तो मैं आपको 3 लिंक दूंगा। उन 3 लिंक में आपको उन 3 वेबसाइट्स पर आपको अपनी एंट्री कराना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर वहाँ पर डेली आपको इतना मटेरियल फ्री मिलता रहेगा कि इंशाल्लाह आपकी भरपूर तैयारी हो जाएगी और आपको अपने कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप वहाँ पर भरपूर तैयारी कर सकते हैं। और जब आप भरपूर तैयारी कर ले तो अपने कमरे से बाहर निकले और फिर वहाँ पर प्रैक्टिकली जो उसकी तैयारी है उसकी तरफ जाएं। उसके अलावा उर्दू में किताबें मैंने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने और भी लिखा है। मेरी किताबें यहाँ पर स्टॉल पर मौजूद है। सिविल सर्विसेज के बारे में, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में आप लोग उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं और चाहें तो आरिफ सर के ज़रिए आप मुझको मैसेज करके जो भी इसके ताल्लुक़ से मालूमात चाहते हैं इंशाल्लाह मैं दूंगा। और बरसों से ये काम चल रहा है। मैं हूँ, आरिफ नूरी सर है, आमीन सर है और बहुत सारे लोग हैं वो ये सब काम कर रहे हैं। अताउर रहमान सर हैं, ये कर रहे हैं। बस आप लोगों की तरफ से कदम बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जनाब अशफाक उमर साहब जो कि अपनी कीमती बातें यूपीएससी एग्ज़ाम्स, एमपीएससी एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से मुतालिक आपके सामने पेश कर रहे थे। अब आइए चलते हैं इस महफ़िल के अगले पड़ाव की तरफ। कुछ ही लम्हों में इसका इख्तिताम होगा, लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब्र रखिए, इत्मीनान से बैठे रहिए और जो हमारे फाजिल मुकर्रिरीन हैं उनकी कीमती बातें सुनकर जाइए। अब मैं अपने अगले मुकर्रिर को इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि आप आए हैं सो अब घर में उजाला है बहुत, आप आए हैं सो अब घर में उजाला है बहुत, कहिए जलती रहे या शम्मा बुझा दी जाए। मेरी मुराद है जनाब अताउर रहमान नूरी साहब से जो एक फ़आल यूट्यूबर हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से मुतालिक उनकी कई सारी किताबें हैं, वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं और बड़ी कीमती बातें आप उनके मटेरियल्स देख सकते हैं यूट्यूब पर और उनकी अपनी वेबसाइट पर। आइए चलते हैं, उनको सुनते हैं। जनाब अताउर रहमान नूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाला एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, सर ने जितनी बातों की तरफ इशारा किया है वो अपने आप में बजात खुद एक उन्वान है। इन लोगों को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किन अखबारों का मुतालिया करना चाहिए, मेंस की बुक क्या होती है, लक्ष्मीकांत हम पढ़े या फिर कौमी कौंसिल के ज़रिए से जो किताबें तर्जुमा होकर मंजर आम पर आ चुकी है उसका मुतालिया करना है। जोग्राफ़ी में माजिद हुसैन को पढ़ना चाहिए या जीसी लियोन को पढ़ना चाहिए। ये सब अपने आप में बजात खुद अनावीन है। अब चूँकि मुझे महज 15 मिनट का वक्त दिया गया था इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता क्या है, पैटर्न क्या है और किस तरह इस एग्ज़ाम को मुख्तलिफ़ मराहिल में मुकम्मल किया जाता है उसका एक सरसरी इजमाली खाका आप लोगों के गोश गुजार कर दूँ।
ये इम्तिहान साल भर मुनक्किद होता है 3 मरहले में। पहला मरहला प्रीलिम्स का कहलाता है। जो लोग प्रीलिम क्वालिफाई हो जाते हैं उन लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। जो लोग मेंस को क्रैक कर लेते हैं उन लोगों को इंटरव्यू के लिए मदऊ किया जाता है। इंटरव्यू को क्रैक करने वाले क्वालिफायर कहलाते हैं। तकरीबन 1 करोड़ के आसपास पूरे हिंदुस्तान से प्रीलिम एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं। 45 लाख 50 लाख प्रीलिम एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तकरीबन 10,000 के आसपास प्रीलिम एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। 10,000 लोग मेंस एग्ज़ाम लिखते हैं। इन 10,000 में से 2700 2800 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और साल में एक मरतबा 750 से 800 लोगों को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफायर का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आगाज़ होता है 1 करोड़ से, इख्तिताम होता है 760 पर। इस साल के लिए 2021 के लिए जो पोस्ट डिक्लेयर की गई है वो 561 है। यानी इस मरतबा चाहे 50 लाख अपीयर हो या 1 करोड़ अपीयर हो, पास कितने लोगों को होना है? 561 लोगों को। प्रीलिम 2 खानों में होता है। एक पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़ पर मबनी होता है, दूसरा सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आपका रैंक जो डिसाइड होगा कि आपने प्रीलिम एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, ये पेपर सेकंड पर डिपेंड करता है कि आपका सीसेट कैसा गया। सीसेट में आपको महज 33% हासिल करना है। जिन स्टूडेंट्स का सीसेट क्लियर होता है उन्हीं स्टूडेंट्स का पेपर फर्स्ट चेक किया जाता है, अदरवाइज पेपर चेक नहीं होता है। आपकी जो रैंकिंग डिसाइड होंगी वो पेपर फर्स्ट की बुनियाद पर होंगी, लेकिन पेपर सेकंड में आपको 33% लाना लाजमी है। जब प्रीलिम एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया तो आप मेंस के लिए आ सकते हैं। अभी सर ने कहा उर्दू में दे सकते, बेशक दे सकते, देना भी चाहिए, इसलिए कि उर्दू से यूपीएससी क्रैक करने का जो परसेंट है वो 6% है। किसी भी ज़ुबान में इतना परसेंट नहीं है सिवाय इंग्लिश के। तो एक बड़ा फ़ीसद निकल कर आता है, यानी अगर 800 स्टूडेंट्स क्रैक कर रहे हैं तो उसमें से 6% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो उर्दू मीडियम से एग्ज़ाम लिखते हैं। लेकिन हर पेपर को आप इंग्लिश में नहीं दे सकते। जैसे प्रीलिम एग्ज़ाम ये लाजमी तौर पर इंग्लिश और हिंदी में होता है, उर्दू में आप नहीं दे सकते। प्रीलिम क्वालिफाई करने के बाद आपको 2 पेपर देने होते हैं जिसे क्वालिफायर कहा जाता है, क्वालिफायर ए, क्वालिफायर बी। इसे भी आप उर्दू में नहीं दे सकते उस वक्त तक जब तक कि क्वालिफायर बी में आपने उर्दू ज़ुबान का इंतखाब ना किया हो। क्वालिफायर ए ये इंग्लिश मजमून के लिए लाजमी है, हर किसी को इंग्लिश लेना ही लेना है। क्वालिफायर से मुराद ये है कि 33% नंबरात इसमें आपको हासिल होने चाहिए। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 33% होने के बावजूद भी 45 लाख अफराद जो प्रीलिम के लिए बैठते हैं, जिसमें से 20-25 हज़ार जो मेंस के लिए जाते हैं, 50% कैंडिडेट इस क्वालिफायर में फेल हो जाते हैं। यानी कि जो लैंग्वेज का म्यार है वो यूपीएससी का कुछ अलग तरह का है। उस पैमाने को, उस तर्ज को, उस उसूल को समझने की ज़रूरत है कि किस पैराए में हमसे सवालात पूछे जाते हैं। क्वालिफायर बी इंडियन लैंग्वेजेस है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आइन के 8वें शेड्यूल में जो ज़ुबानें दर्ज है उसमें से किसी एक ज़ुबान का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आप उर्दू का इंतखाब करते हैं तो इस पेपर को आप उर्दू में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ जिस ज़ुबान का आप इंतखाब करना चाहे उस ज़ुबान का जो रस्मुल ख़त है उस स्क्रिप्ट में आपको वो पेपर तहरीर करना होगा। क्वालिफायर हो गया। क्वालिफायर के बाद बचते हैं 7 पेपर। क्वालिफायर मिलाकर 9 पेपर होते हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट बनता है इंटरव्यू के लिए वो सिर्फ 7 पेपर का बनता है। जिस तरह प्रीलिम में पेपर सेकंड रिजल्ट में काउंट नहीं होते प्रीलिम के, उसी तरह मेंस के रिजल्ट में पहले के 2 पेपर जो क्वालिफायर है उसे शुमार नहीं किया जाता है। बकिया के 7 पेपर शामिल किए जाते हैं। उसमें पहला पेपर है आपका एस्से राइटिंग कि मजमून कैसे लिखना है। 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। 2 मजमून सिर्फ आपको दिए जाते हैं 125 मार्क्स के लिए। उसके बाद 4 पेपर होते हैं आपके जनरल स्टडीज़ पर मबनी, GS1, GS2, GS3, GS4। इसमें आपका जोग्राफिया, हिस्ट्री, माशियात, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, करंट अफेयर, आइन हिंद, लॉ, ये तमाम चीज़ें शामिल होती है। 2 पेपर आपके बाकी रह जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। यूँ तो ऑप्शनल के 24 मज़ामीन होते हैं, लेकिन उसमें जो 24वां मजमून होता है वो है हिंदुस्तानी ज़ुबानें। तो फिर वही यहाँ पर कानून लागू होता है
कि हिंदुस्तान के आइन के 8वें शेड्यूल में जितनी ज़ुबानें दर्ज है उन ज़ुबानों में से किसी एक का इंतखाब 24वें मजमून के तौर पर आप कर सकते हैं। इस तरह ऑप्शनल मज़ामीन का दायरा काफ़ी वसी हो जाता है। अगर आप इसमें इंतखाब करते हो उर्दू का तो ऑप्शनल के 2 पेपर आपको उर्दू में लिखने होंगे। मेंस आपने क्रैक कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको मदऊ किया जाता है। अब इंटरव्यू में भी आपको सहूलत है कि जो आपने लैंग्वेज ऑफ आंसर मुंतखब की थी उसी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे मैं अपनी उदाहरण देना चाहूँगा, 2018 में मैं और मेरे दोस्त मोहम्मद आसिम किफ़ायतुल्लाह, हम दोनों ने साथ में प्रीलिम की तैयारी शुरू की थी। हायर स्टडी सिविल सर्विसेज की तैयारी में हम लोग गामजन थे, लेकिन मेरा रिसर्च में हो गया, मैं रिसर्च की तरफ बढ़ गया, मेरा दोस्त दिल्ली चला गया। इस मरतबा आसिम किफ़ायत जो कि शहर धुलिया से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया है, उर्दू मजमून से किया है। इंटरव्यू भी उन्होंने उर्दू ज़ुबान में दिया था। तो उर्दू के अपने फ़वाइद है। अब कितने फ़वाइद है, कैसे फ़वाइद है, वो एक मुख्तलिफ उन्वान है कि उर्दू से ही क्यों देना चाहिए, अंग्रेज़ी से क्यों नहीं देना चाहिए, हिंदी से क्यों नहीं देना चाहिए, या मराठी से देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। हर एक के अपने रीज़न्स है, उसके कुछ खूबियाँ है, कुछ खामियाँ। जैसे अंसार शेख को आप देख सकते हैं, अंसार शेख MPSC में 3 दफ़ा बैठा। MPSC अंसार शेख ने UPSC को भी मराठी मीडियम से क्वालिफाई किया। MPSC भी पूरा मराठी मीडियम बेस्ड होता है, लेकिन 3 मरतबा MPSC में फेल हो गया, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में UPSC को क्रैक कर लिया। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका सिनेरियो क्या था, उसके पर्सपेक्टिव क्या थे, ये सब मुख्तलिफ बातें हैं जिसके लिए एक तवील वक्त चाहिए। उर्दू मेला है, उर्दू किताब मेला है, इसलिए उर्दू के हवाले से चंद जुमले आप इस एग्ज़ाम से निस्बत रखने वाले समझ सकते हैं। अगर आप 2020 का रिज़ल्ट उठाकर देखेंगे तो 460 मार्क्स लेकर एक बंदा IAS बना है। ठीक है, वो कैटेगरी का था, विजय कैटेगरी का था। अगर आपको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो तकरीबन 760-800 के आसपास आपको हासिल करने होते। पूरा एग्ज़ाम होता है 2025 मार्क्स का। टीना डाबी नाम आपने सुना होगा, इंडिया की टॉपर रह चुकी है। टीना डाबी ने पूरे एग्ज़ाम्स में 51% हासिल किया था। यानी UPSC बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोगों को पसंद नहीं करता है या उन्हें उनका इंतखाब नहीं करता है। यहाँ पे हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेटेड पर्सन चाहिए। अगर सिर्फ इंटेलिजेंस उन लोगों को चाहिए होते तो IITN को उठा लेते, IIMs को उठा लेते, लेकिन ऐसे अफराद का इंतखाब किया जाता है जो हार्ड वर्किंग हो, जो 24 घंटा काम करना जानते हो, जो डेडिकेशन हो, जिनके अंदर 1 साल फेल हो रहे, 2 साल फेल हो रहे, 3 साल, 6 साल फेल हो रहे, लेकिन उसके बाद भी लगे हुए हैं कि नहीं एक ना एक दिन मुझे ये मंजिल मिलनी है। लेकिन ये भी एक अलग उन्वान है, इन लोगों को लगे रहना चाहिए, वरना ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं जो संदीप माहेश्वरी के लेक्चर को सुनकर इतना मोटिवेट होते हैं कि अपने आप को जज करने की सलाहियत उनमें नहीं होती है कि मैं एक एग्ज़ाम क्रैक कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हर कैंडिडेट अपने आप को महसूस कर सकता है, अपने आप को जज कर सकता है कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, नहीं देना चाहिए तो मुझ में वो कौन सी खामियाँ है जिसको हम अपने सामने रखकर इसके पैरेलल में जो एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो खैर बात तवील हो रही है, उर्दू के हवाले से मैं आ जाता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी रिया डाबी, टीना डाबी की जो छोटी बहन है, उसने इस साल एग्ज़ाम क्रैक किया। उसका परसेंट आप उठाकर देखिए 46% पर उसने UPSC को क्रैक कर लिया है। और 2020 की जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 460 मार्क्स के ऊपर वो IAS बना है। अब आपको ग्राउंड लेवल पर सोचना है, यानी जज्बात, कैफियत, एहसासात सबको उठाकर ताक में रख दीजिए, इसलिए कि एग्ज़ाम और सिस्टम जज्बात पर नहीं चलता है, ये फैक्ट्स पे चलता है, आपकी नॉलेज पर चलता है। सिस्टम को समझना ये इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम आपने क्रैक कर लिया, मेंस के क्वालिफायर पेपर आपने निकाल लिए, अब आपके 7 पेपर होने वाले हैं ऑप्शनल के। अब तक ऑप्शनल में उर्दू में जो हाईएस्ट मार्क्स हासिल हुए 297, किसको हासिल हुए? फजलुल हसीब, कश्मीर का IAS ऑफिसर है। नूर सिद्दीकी, सलमान पटेल, ये सब साथ में थे। अब नूर सिद्दीकी उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ बंदा है, औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखता है। फजलुल हसीब कॉन्वेंट से पढ़कर आया है, उसके बावजूद भी उसने उर्दू मीडियम में टॉप किया। अब तक के पूरे इंडिया का हाईएस्ट टारगेट है 297। पढ़ाई किससे की है? उर्दू मीडियम वाले से की है। मतलब UPSC एक ऐसा अदारा है जो आपकी फैकल्टी नहीं देखता है, आपका मीडियम नहीं देखता है। आप चाहे साइंस फैकल्टी से पढ़ कर आए, लेकिन अगर आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो आपको आज़ादी है, इतनी आज़ादी है कि आप पूरे मुल्क में उस मजमून में टॉप पोजीशन को हासिल कर सकते हो। 460 को आप अपनी नज़र के सामने रखें, 460 में से 297 आपने हासिल कर लिए। बल्कि हम ऐसे गहवारे में रहते हैं
कि 297 हमारे लिए कम मालूम होगा। हमारा हदफ तो उससे तवील होना चाहिए कि 500 नंबरात में से हम कम से कम 350 नंबरात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद GS1, GS2, GS3, GS4 250 मार्क्स के पेपर है, 1000 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब हमें प्रैक्टिकली सोचना है, अमली तौर पर सोचना है। हर एक में हमें यानी 70% 80% नहीं चाहिए। हर एक में हमें जो मजमूई मार्क्स चाहिए वो कितनी चाहिए? 100 100 100 कितनी हो गई? 400 मार्क्स। इधर ऑप्शनल में हमने कितने ले लिए है? 297, यानी हमारे पास करीब करीब 700 मार्क्स आ चुकी है। एस्से राइटिंग 125 के 2 होते हैं। अगर 50 मार्क्स भी आप एक एक हिस्से में लेते हो, 100 मार्क्स ये आपके हो गए। कितने हो गए? 800 मार्क्स। अभी इंटरव्यू आपके पास बाकी है, 250 मार्क्स में से आप वहाँ पे कुछ ना कुछ गेन कर सकते हो। अगर 120 मार्क्स आप वहाँ पर ले लेते हो तो इतनी मार्क्स तो टीना डाबी को भी नहीं मिली थी जितनी आप लोग यहाँ बैठ के स्कोर कर रहे हो। तो प्रैक्टिकली हम किस तरह से एक खाका बनाकर, एक मनसूबा बनाकर एक लाएअमल के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारा खाका कितना मनसूब होना चाहिए। बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। यूपीएससी का एक टारगेट है कि आपको हफ्ते में 40 घंटा पढ़ाई करना है। अब 40 घंटे को आप दिन में डिवाइड कर दीजिए, 6 दिन, एक दिन संडे का रिवीजन का रख लीजिए। अगर आप 6 में डिवाइड करते हो तो करीब करीब 7 साढ़े 7 घंटा आसपास आता है। हमारे मालेगांव में ये खाम ख्याली पाई जाती है कि आप काम काज करो, घर आकर भी पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से आरिफ सर भी इस बात से सहमत होंगे कि कोई एग्ज़ाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप अपने फुल एनर्जी वाले औकात को वो काम काज में गुजारो और जब थके मांदे स्ट्रेसफुल आप घर आओ तो फिर पढ़ाई करो। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। दुनिया क्वारंटाइन से आज वाकिफ़ हो रही है। स्टेज पर बैठे सभी अफराद इस बात की गवाही देंगे कि कोई भी स्टूडेंट उस वक्त तक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन ना कर ले। सेल्फ क्वारंटाइन स्टूडेंट लाइफ का एक बेहतरीन पार्ट होता है, बगैर उसके एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया जा सकता। 40 आवर्स आपको चाहिए पर वीक इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। रही बात उर्दू की तैयारी के लिए, तो उर्दू की तैयारी के लिए 90 से 100 दिन काफ़ी होते हैं। इस दरमियान में आपकी 300 नंबरात मुख्तस हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। अब उर्दू पर लेने पर हम क्यों फोकस करते हैं, उसकी वजह है ऐसे में जिस अल्फाज का इंतखाब ज़रूरी है वो हम अपनी मादरी ज़ुबान में बेहतर तौर पर कर सकते हैं। बेहतर अंदाज में हम अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को, अपनी इल्मियत को, अपने तफक्कुरात को जामियत और इख्तिसार के साथ बेहतरीन अंदाज में सुपुर्द कलम कर सकते हैं। इसलिए उर्दू लेने के लिए बात कही जाती है। प्लस इसका फ़ायदा कहाँ पर होता है? क्वालिफायर बी में, कि आप वहाँ पर इस मजमून को लेकर मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा 500 मार्क्स आपके ऑप्शनल के लिए। तीसरा फ़ायदा आप इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू में आपको अपनी ज़ुबान में बोलने का एक मौका मिलता है। अब इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, उसके लिए भी अलग से एक सेशन रखा जा सकता है। तो ये कुल मोटी मोटी बातें थी सिलेबस की। किताबों के हवाले से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू में बहुत सारा मवाद अवेलेबल है। आप लखनऊ में चले जाइए, अलीगढ़ में चले जाइए, NCPL के दफ्तर पर चले जाइए, या फिर ख़ास तौर पर दिल्ली जामा मस्जिद में चले जाइए, जामा मस्जिद के पास चले, सब कुछ मिलता है। जिसको यूपीएससी करना है एक मरतबा दिल्ली जाना ज़रूरी है, इसलिए कि क्वालिफायर बोलते हैं कि यूपीएससी करने वालों के लिए दिल्ली बमानिन मक्का के है। यानी जिस तरह हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि एक मरतबा मक्का चले जाए, यूपीएससी वालों की ख्वाहिश होनी चाहिए कि एक मरतबा दिल्ली चले जाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जनाब अताउर रहमान नूरी साहब, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम से मुतालिक आपको काफ़ी मुफीद बातें बता रहे थे। इसी दौरान मुझे याद आया कि इंटरव्यू के दौरान एक और सवाल किया गया था कि व्हाट विल यू डू इफ़ आई रन अवे विद योर सिस्टर। आप क्या करोगे मैं अगर आपकी सिस्टर के साथ भाग जाऊं। तो ये सवाल बहुत चुभता हुआ है, सामने वाला बुरा मान सकता है, लेकिन ऐसे वक्त में हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी है। तो जो एस्पिरेंट था उसने जवाब दिया कि सर आई विल नॉट गेट अ बेटर मैच फॉर माई सिस्टर दैन यू। आपसे अच्छा मुझे तो कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिस पोजीशन पर आप हैं हर कोई लड़की ऐसे शौहर की मुतमन्नी रहेगी और ख्वाह रहेगी कि ऐसा शौहर मिले, ख़ास तौर पर जो जिसकी सरकारी नौकरी हो, जो सिविल ऑफिसर हो। तो चलिए मुझे जज ना कीजिएगा, ये एक जो रुझान है उस रुझान से मुतालिक मैंने बात कही। आइए अब अगले मुकर्रिर की तरफ चलते हैं। मैं उन्हें दावत कलाम इस शेर के साथ दे रहा हूँ, बस चंद
लफ्ज़ों में वो बात करेंगे कि हमने बसत खुलूस पुकारा है आपको, हमने बसत खुलूस पुकारा है आपको, अब देखना है कितनी कशिश है खुलूस में। जनाब इमरान अमीन सर चंद लफ्ज़ों में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ये प्रोग्राम असल में बहुत बड़ा होना चाहिए था और मुझे बहुत खुशी है कि ये पहला इतना कामयाब प्रोग्राम हो रहा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। वरना बम्बई के बड़े बड़े मेहमान आए और उनके सामने जो प्रोग्राम हुआ तो हॉल में मजबूरन 10-20 लोग रहे, उसकी एक मजबूरी थी। लेकिन यहाँ पर आरिफ सर जो इंतज़ाम किए वाकई काबिल मुबारकबाद है। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा 10-15 बच्चों के सामने बात करना होगी और 1.5 घंटे का हमें टाइम दिया गया था। 1.5 घंटे के करीब हो चुका है और मेरे बाद जो तो सदारत खुतबा सदारत भी पेश करने, सवाल जवाब का सेक्शन भी है। बहरहाल सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ ख़ास बातें, जो बातें अशफाक अंजुम साहब और नूरी साहब आप लोगों के सामने पेश कर चुके, उसको ना दोहराते हुए कुछ अलग अलग ख़ास बातें आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पर सब BSc के स्टूडेंट्स हैं जैसा कि सर मुझे बताए, लेकिन आप लोगों में वाकई IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS बनने के लिए संजीदा कितने हैं? आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप लोगों को जो है तो अपनी तालीम आगे बढ़ाना थी, आप लोग जो है तो आके BSc में एडमिशन लिए। आज आप लोग को मालूम हुआ कि यहाँ पर IAS का एक प्रोग्राम है, सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर आना है। सर के बोलने पर आप लोग आ गए, लेकिन आप लोगों में वाकई संजीदा कितने लोग हैं जो वाकई ये टारगेट बना के रहे हैं? बरसों से टारगेट आप लोगों का है कि हमें IAS बनना है, बचपन से आप लोग ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे कितने? ज़रा सा प्लीज़ हाथ उठाइए। बिल्कुल, अगर आप लोगों के दिल में, हाँ, ख़ास बात यह है कि हमारी लड़कियां आजकल बहुत आगे हैं, लेकिन सिर्फ एक बच्ची हाथ उठा रही है। क्या बात है, आप लोग शर्मा रहे हैं कि कुछ और मसले? हमारे आज यहाँ पर जो मौजूद है 3 सब लेडीज़ की है और सिर्फ 2, और वो भी 2 में आधे जो है तो लड़के हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कों की तरफ से हाथ उठा। आप लोग मुझे बताएंगे हिंदुस्तान में हमारी आबादी कितनी है? हमारी से मुराद मुसलमानों की आबादी कितने % है? % में बताइए। आप लोग जानते हैं अंदाज़न कम हो बेश कितनी? 40% और 36%। और जो गवर्नमेंट के आदाद व शुमार हमारे सामने आते हैं, मैं उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। आप लोगों को इसका सही अंदाज़ा है क्या? पूरे इंडिया में मुसलमानों की आबादी 15.5% है, यानी 15.5%। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग इससे ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल जो गवर्नमेंट का आदाद व शुमार है। अब इसके मुकाबले में आप लोग ये बताइए कि 15% की जो आबादी है, वो आबादी IAS ऑफिसर जो बड़े ओहदे होते हैं, IPS, IFS और क्लास 1 ऑफिसर जो दीगर होते हैं, कितने % होते होंगे? आप लोग को अंदाज़ा है इसका? अगर 100 बड़े ओहदे हैं हिंदुस्तान में, तो उसमें से हमारे मुसलमान कितने होते होंगे? हाँ बोलिए बेटा। 1 से 2%। और कोई? लड़कों में? लड़कों में कोई बताएगा अंदाज़ा कितना है? जिस इम्तिहान की तैयारी करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, और हमारा ये इरादा है कि हम लोग भी इंशाल्लाह ऐसा करेंगे, एक बहुत ही बड़ा होता जिसमें बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। पूरे ज़िले को एक कलेक्टर संभालता है। सबसे बड़ा जो ज़िले का होता है वो ज़िला अधिकारी होता है, कलेक्टर होता है। उसके हुक्म पर सिर्फ ज़िला अधिकारी एक ऐसा ऑफिसर होता है जिसके हुक्म पर शूट एट साइट, यानी उसके हुक्म पर फायरिंग की जा सकती है किसी का
कत्ल किया जा सकता है, किसी को मारा जा सकता है। अगर हालात ख़राब हो रहे हैं तो कलेक्टर सिर्फ ये ऑर्डर दे सकता है कि फायरिंग कर दो। तो किसी की जान लेने का भी इख्तियार जिसके पास है वो ओहदा हासिल करने वाला जो कलेक्टर होता है। और इसी तरीके से जो बड़े हमारे ऑफिसर्स होते हैं, हिंदुस्तान में जो 15.5% आबादी हमारे मुसलमानों की, और हम लोगों को लगता है कि 20-25% है, तो बच्ची सही जवाब दी, थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, सिर्फ 2% के आसपास। और इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा दीगर ऑफिसर्स की बात करते हैं तो 3-4% तक हम लोग यहाँ पर उसमें होते हैं। और ये जानकर आप लोग को और ज़्यादा ताज्जुब होगा कि अलग अलग रियासतों के भी, कल ही मैं एक मज़मून पढ़ा किसी अखबार में कि हिंदुस्तान में जो जेलें हैं, कैद-ओ-बंद की जो सोहबतें झेल रहे हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पूरे इंडिया में, उसमें से मुसलमान कितने हैं? आप लोग को अंदाज़ा इसका? कितने % लोग जेल के अंदर हैं? अलग अलग रियासतों की रिपोर्ट थी, पूरे इंडिया की तो नहीं थी। किसी रियासत में जहां मुसलमानों की आबादी 20% है, अगर 20% आबादी है तो अंदाज़न उतने ही जेल में होना चाहिए। 20 है तो 18, 21, 22, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकते हैं। लेकिन मज़मून निगार जो है तो वहाँ पर दावा किया और साबित किया आदाद व शुमार से कि तकरीबन पूरे इंडिया की जो जेलें हैं पूरे इंडिया में, 1-2 रियासत को छोड़कर, अगर मुसलमानों की आबादी 20% है तो तकरीबन दुगना जेलों में, दुगना जो है तो मुसलमानों का तनासुब है। यानी दीगर मज़हब वाले जो 80% है वहाँ जेल के अंदर 50% है, 60% है। लेकिन जो लोगों की आबादी 20% है, उन लोगों के मानने वाले, उस मज़हब के मानने वाले वहाँ पर 35%, 40%। इत्तेफाक से हमारा महाराष्ट्र अभी जो हुकूमत है उसमें थोड़ा सा आदाद शुमार बदल गया। अभी यहाँ पर मुसलमानों का जो तनासुब है आबादी का, लगभग वही तनासुब जेल के अंदर है। अब एक सवाल ये उठता है, वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है, 10 मिनट मुझको बोलना था, 10 मिनट हो चुका, लेकिन कुछ ख़ास बातें आप लोग मुझे ये बताइए कि इतना मुश्किल जो और इतना अहम जो इम्तिहान होता है, वो इम्तिहान हम लोग क्रैक क्यों नहीं करने पाते? क्या मसला है, क्या रुकावट है हमारे अंदर? हम लोग भी अगर 20%, 15% है तो ये बड़े ओहदों पर हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं जाने पाते? आप देखेंगे दलित हैं, सिख हैं, दीगर जो छोटी छोटी जो माइनॉरिटीज़ है, वो अपने जो उनका जो तनासुब है आबादी का, उस तनासुब के मुताबिक तो हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान इतने पसमानदा क्यों हैं? क्या जवाब हो सकता है? बहुत सारी इसके ऊपर बात हो सकती है, बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ भी तो आता होगा ना। अंदाज़न कुछ जवाब दीजिए इसका। असल बात यही है कि हम लोग जो है, सबसे पहले तो मालूमात की कमी, हम लोग बनना ही नहीं चाहते हैं। असल में ये एक ऐसा इम्तिहान है, बल्कि मैं बोलता हूँ कि कोई भी इम्तिहान हो, अगर एक बच्चे को डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, जो भी बनना है, उसके दिमाग में बचपन से बात होना चाहिए। अगर वो बचपन से सोच कर रखे कि मुझे ये बनना है, तो आम तौर से वो बन जाते हैं। आप लोग जो है तो जायज़ा लें, पूरा सर्वे करें, ये रिपोर्ट आएगी कि जो अगर हम लोग बचपन से बनना चाहते हैं, ख्वाब हम लोग लेकर चलते हैं, तो हम लोग बन जाते हैं। उसमें से कुछ होते हैं जिनके साथ कुछ बैड लक होता है, कुछ बहुत सारे मसाइल आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती है, कुछ लोग होते हैं, बाकी लगभग सब वो बन जाते हैं। हम लोग बचपन से ये एक जहन बना के चलते हैं कि हमें कुछ नहीं बनना है। बचपन से हमारे जहन में ये चीज़ बैठी हुई रहती है कि बस हम लोग को ये जो अपना बाप दादा का कारोबार, इसी को आगे बढ़ाना है।
और फिर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत अच्छा है। बाप दादा बहुत मेहनत मजदूरी करके कुछ कारोबार अपना बना लेते हैं। बाद में जब उसी बाप की जब 5-6 औलाद होती है तो 5-6 औलाद में जब वो तकसीम होता है तो बहुत कम हो जाता है। बाप जितनी मेहनत कर रहा था बेटे उतनी मेहनत नहीं करने पाते हैं। उन लोगों को लगता है कि इतना अच्छा हमारा कारोबार है, लेकिन बाद में वही कारोबार इतना शॉर्ट हो जाता है कि उन लोगों को अक्सर जो है तो बाहर जाके मजदूरी करना पड़ती है, क्योंकि वक्त निकल चुका था कुछ सोचने का कि हमको बड़े होकर क्या बनना है। बचपन से सोचना होता है। हमारे जो यहाँ पर औरतें, अगर कोई ऐसी शादीशुदा औरतें होंगी तो वो लोग जो है तो अपने बच्चों को बचपन से ख्वाब देखना सिखाएं। ये जो पीरियड है, हम लोग जब ग्रेजुएट में आ गए हैं तो हम काफ़ी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। इसकी तैयारी तो सही मानों में बचपन से होती है, इन्हें कम से कम जहन में ये बात को डाल देना। इत्तेफाक की बात है कि अभी अशफाक अंजुम साहब यहाँ बैठे हैं। कल मैं मेरी बेटी को, अशफाक उमर साहब यहाँ बैठे हैं, कल मैं मेरी बेटी को लेकर आया यहाँ पर मेले में। तो कुछ छोटी छोटी कहानियों की किताबों से पहले मैं जो किताब लिया उस बेटी के लिए जो अभी 5वीं क्लास में है, अशफाक सर से मेरे तो पुराने दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सबसे पहले मैं उनकी दुकान पर गया, वो मौजूद नहीं थे। वहाँ से 2 किताब ली और दोनों किताब इसी टॉपिक की। एक तो मैं अभी लेकर आया। तो मेरी बेटी जो है 5वीं क्लास में, उसको जहन में चीज़ है। उसकी माँ उसको जो है, मेरी बीवी डॉक्टर है, तो उसकी माँ बचपन से उसके दिमाग में ये बात डाल के रखी है और वो लोग यूट्यूब पर ऐसे ही सब मवाद देखते रहते हैं। आज का ज़माना हमारा इतना ज़्यादा एडवांस है कि हमारे बच्चे जो है तो ऑनलाइन क्लास की वजह से बहुत सारे जो है तो ऐसी ऐसी चीज़ें सीख गए मोबाइल में जो हम लोगों को नहीं आती है। अगर ये बच्चे इसका सही इस्तेमाल करें तो यकीनन वो लोग जो है तो चीज़ को क्रैक कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बेइंतहा मालूमाती चीज़ है, बेइंतहा जो तो हमारे काम को आसान करने वाली चीज़ है, इंटरनेट, मोबाइल वगैरह। उसका सही इस्तेमाल करना है। अपने बच्चों को बचपन से इसमें जो है तो जहन में बिठा दिया जाए कि हम लोगों को बड़ा होके IAS बनना है। IAS बनने के लिए क्या करना पड़ता है, बचपन से उनके दिमाग में बैठ जाए। मेरा मानना यह है कि अगर हम लोग पहली से लेके 10वीं तक की जो किताबें हैं, ख़ास तौर से जो CBSE बोर्ड वगैरह की किताबें होती है, अगर आप लोग उसको देखेंगे, पूरा मवाद उसमें जो है पूरा, अगर एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से बच्चे को हिफ्ज़ करा दिया जाए, रटाने का नहीं, रटाना एक अलग चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम लोगों की एक बहुत बड़ी जो खामी है, बहुत बड़ा हमारा मसला है कि पूरा आवेग आवा बिगड़ा हुआ है। हमारे स्कूलों में ये होता है कि हम लोग बच्चों को पहले से जो मेरिट में लाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को पास कराने की फिक्र करते हैं, पूरी स्कूल का रिजल्ट सोचते हैं कि हम लोग 100% रिजल्ट आए। इसके अलावा हम लोग ये नहीं सोचते कि बच्चे को जो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर बच्चा ज़र्ब कर रहे हैं तो ज़र्ब का मतलब क्या होता है, ज़र्ब होता क्या है। ज़र्ब मुसलसल जमा का जो है तो एक आसान और एक शॉर्ट जो है तो एक रास्ता है। ये बच्चे के दिमाग में बिठा दिया जाए तो जितनी भी टर्में जो भी है, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएँ। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। एक टीचर जो है ना, अगर थोड़ा सा समझदार टीचर हो और बच्चों को सिर्फ वो जो है तो रहनुमाई करे, उसको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। टीचर को सही जो तो चीज़ बताए कि तुम्हें ये समझने के लिए क्या करना है। तो हम लोग बचपन से जो है बच्चों को इस जानिब राग़िब कर सकते हैं, बच्चों को जो है तो सही एक राह पर लेकर आ सकते हैं। मैं एकदम आखिरी में एक मिसाल देता हूँ क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। जैसे फ़र्ज़ करिए कि हमारे सामने सपोज ये 5 किलो की है, 5 किलो का एक वज़न मेरे सामने है। अब ये 5 किलो का वज़न उठाने के लिए मुझे क्या करना होगा जी? ये तो हो गई एक टर्म आपकी जो तबियात की टर्मों में आप जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब है। यानी मुझे उस पर कम से कम इतनी ताकत लगानी है जो 5 किलो को उठा सके, है ना। आमतौर से होता ये है कि जो UPSC, MPSC या इस टाइप के जो इम्तिहान होते हैं, इसको देने के लिए जितनी ताकत हमें लगानी होती है उतनी हम लोग लगाते ही नहीं हैं। हम 4 किलो की ताकत लगाएंगे, 3 किलो की लगाएंगे, 2 किलो की लगाएंगे। और कुछ लोग जोश में आते हैं बहुत तेज़ी के साथ, बस अब उनको जो है तो कलेक्टर बनकर ही उठना है, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन वो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं जाने पाते। फिर उनको कुछ भी ऐसे मसाइल, कोई रुकावट, असल में सब उनके दिमाग में होती है सारी बातें। हकीकत में कोई रुकावट, कोई मसला नहीं होता है अगर हम करना चाहें तो जब तक हम इस पर 5 किलो की ताकत नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग जो है तो इसको नहीं उठाने पाएंगे। और जो लोग
5 किलो की ताकत लगा देते हैं, वो बराबर उसको उठाते हैं। जो 800-900 लोग क्वालिफाई होते हैं, आप लोग उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा वो जीनियस लोग नहीं होते, ना बहुत ज़्यादा मेरिट होल्डर होते हैं। जो पूरी रियासत में टॉप पर आते हैं वो लोग तो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो 60% 65% मार्क्स वाले होते हैं, बीच के, कभी कभी 40-45% वाले जो 10वीं 12वीं में लिए वो IAS ऑफिसर बन जाते हैं। तो आप लोग भी बन सकते हैं। हमारे मालेगांव में ज़्यादातर OBC लोग हैं, अंसारी बिरादरी के जो OBC हैं उनको OBC का फ़ायदा मिल सकता है। अगर कोई और कास्ट के है तो उसका भी उनको फ़ायदा मिलेगा। हम लोगों के जो जो अपॉर्चुनिटीज़ है हम लोग उसका फ़ायदा उठाएं, जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात है उसको किनारे करते जाएं, है ना। और बेशुमार ऐसे अदारे हैं, बेशुमार ऐसी, अभी अशफाक उमर साहब की जो एक किताब है स्कॉलरशिप से मुतालिक, आप उसमें देखेंगे कि एक बच्चे के लिए गवर्नमेंट जो तो बेशुमार स्कॉलरशिप्स रखी है। आप लोग उसका फ़ायदा उठा के आगे जा सकते हैं। अपनी बात को मैं इतने ही करके ख़त्म करता हूँ कि अगर आप लोग करना चाहें तो आप में यहाँ पर बैठा हुआ कोई एक फ़र्द ऐसा नहीं है, कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो IAS ऑफिसर नहीं बन सकता है। और अगर आप लोग सिर्फ बस सोच के आज यहाँ से उड़ के चले जाएंगे तो यकीन मानिए हम लोग कभी नहीं बनने पाएंगे, क्योंकि 5 किलो का वज़न उठाने के लिए 5 किलो की ताकत लगाना ज़रूरी है। इतनी बात कहे कि मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। बहुत शुक्रिया। ये थे इमरान अमीन सर, जिनकी हौसला अफ़ज़ा बातों से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में ज़रूर एक उम्मीद जागी होगी और आपका हौसला कुछ न कुछ किसी न किसी हद तक बढ़ा होगा। अब आइए चलते हैं इस प्रोग्राम के आखिरी और अहम पड़ाव की तरफ, जो कि खुतबा सदारत है। ताहम इससे कबल हम चाहते हैं कि अभी हमारे फाजिल मुकर्रिरीन ने जो कीमती बातें यहाँ बताई और जो गुफ्त शुनीद यहाँ की गई, क्यों ना एक सवाल जवाब का सेशन हो जाए। मेरी गुजारिश है तलबा और तालिबात से, अगर उनके कुछ सवालात होंगे जो उनके जहनों में आ रहे होंगे, जो वो मुकर्रिरीन निज़ाम से करना चाहते हों, बिल्कुल कर सकते हैं। एक 5 मिनट का वक्त आपको दिया जाता है। आपके जहन में उठने वाले किसी भी सवाल को आप यहाँ दरियाफ़्त कर सकते हैं। उसका शाफ़ी व काफ़ी जवाब हमारे फाजिल मुकर्रिरीन देंगे। तलबा की तरफ से तालिबात, यकीनन ये सेशन बहुत मालूमाती रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप जब इस बज़्म से उठेंगे तो काफ़ी कुछ लेकर जाएंगे और यकीनन काफ़ी कुछ अब तक आपने हासिल किया। यहाँ पीछे किसी का कोई सवाल है? जो भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो, मन में उठ रहा हो, आप बिला झिझक हमारे फाजिल मुकर्रिरीन से दरियाफ्त कर सकते हैं। यहाँ अशफाक उमर साहब लर्निंग और अनलर्निंग के मुतालिक कुछ बातें कर रहे थे, तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया। पारचा बाफ़ी सनत हमारे मालेगांव की मशहूर है, पावरलूम कारखानों के लिए हमारा मालेगांव जाना जाता है। एक कारखाने के बाहर लिखा हुआ था, हर इतवार को कारखाना बंद रखा जाता है। लेकिन क्या कहिए कि जो कातिब थे, जो पेंटर थे, उन्होंने दाल और रे को इस कदर करीब कर दिया था कि यूँ गुमान होता था कि हर इतवार को कारखाना बंदर खा जाता है। तो बहुत ही अहम बात, उन्होंने बहुत ही अहम बात की तरफ इशारा किया कि क्या बातें हमें सीखनी हैं और क्या नहीं सीखनी हैं।
किन बातों पर तवज्जो करनी है और किन बातों को नज़रअंदाज करना है, ये भी ज़रूरी है। एक मुअय्यन मुद्दत होती है हमारे पास, एक महदूद वक्त होता है। उस महदूद वक्त के अंदर कौन सा सिलेबस पढ़ना है, किस तरह की किताबें हमें ज़ेर मुताला लानी है, ये भी ज़रूरी होता है। वरना हम मंजिल पर पहुंचने की बजाय पगडंडियों में कहीं दूर निकल जाएंगे। अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर ना हो तो आप प्रोग्राम के बाद अगर फाजिल मुकर्रिरीन यहाँ मौजूद होते हैं तो उनसे बज़ात ख़ुद बिलमुशाफ़हा दरियाफ़्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं बिला किसी ताख़ीर इस बज़्म के, इस प्रोग्राम के। आपका कोई सवाल है? जी जी बिल्कुल पूछें, आइए। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली सर मेरा सवाल, मुझे आज से जब मैं ग्रेजुएशन करता था सर, तो मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था जुनैद आलम, जो एक न्यूज़ चैनल चलाता था। तो उसके साथ में हमारे जो मालेगांव के शहर के IAS ऑफिसर है कैसर अब्दुल हक, उनका इंटरव्यू लेने के लिए गया था साथ में। तो मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की काफ़ी सालों से तैयारी कर रहा हूँ, और इससे पहले मैंने दिया भी है MPSC का एग्ज़ाम मराठी से। तो मुझे उन्होंने एक सवाल कहा था जो उनको इंटरव्यू में पूछा गया था सर। तो मैं एक छोटा सा आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, सिर्फ आप लोग उसमें सिर्फ मेरे सवाल में एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि उसका आंसर कैसे निकलता है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ से हमें मनमाड़ जाना है, आप एक बस ड्राइवर है। ये सवाल कैसर अब्दुल हक जो हमारे इंटरव्यू ऑफिसर है, उनके इंटरव्यू में पूछा गया था कि सपोज़ कीजिए कि आप एक बस ड्राइवर है और आपको यहाँ से मनमाड़ जाना है। आपके बस में पैसेंजर्स हैं, और यहाँ से मनमाड़ का जो रास्ता है वो लगभग 35 मिनट का रास्ता है, और आपकी गाड़ी में एक ऐसा पैसेंजर है जिसको आपको 20 मिनट के अंदर मनमाड़ पहुँचाना है। 21 मिनट हुआ तो वो उसकी जान निकल जाएगी, और आपको यहाँ से जाना है 20 मिनट में जाना है। वहाँ के जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको पहुँचाना है। तो आप लोग इस सिचुएशन में क्या करोगे, कोई बता सकता है? यस अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई बता सकता है? नहीं, आप सपोज एक बस ड्राइवर है। ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। देखो, यस, क्या हुआ? नहीं, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि सपोज आप एक बस ड्राइवर है, आपके गाड़ी में पैसेंजर्स हैं, आपकी गाड़ी में एक ऐसा पैसेंजर है जो 20 मिनट में आपको मनमाड़ पहुँचाना है। देखिए, आपकी गाड़ी में पैसेंजर्स है, मतलब एक बस में आपके साथ कितने पैसेंजर्स रहते हैं? लगभग 40 पैसेंजर्स। आप बस स्पीड चलाओगे, बस में रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उस पैसेंजर को मरने भी देंगे तो कोई मसला नहीं, आप 39 की जान खतरे में नहीं डाल सकते। तो इसका ये आंसर ये था कि आप लोग इसे जान भी दे सकते हो। प्लीज़ गिव हिम अ बिग हैंड, बिग अपलॉज। फाजिल मुकर्रिरीन से कोई सवाल करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इससे पहले कि आप लोग कोई सवाल करें, बिल्कुल आप लोग सवाल करने की इजाज़त है। ये अभी जो है तो कैसर अब्दुल हक की मिसाल दी तो मुझे एक बहुत अहम बात याद आई, जो मैं बोलूँगा तो शायद आप लोगों का भी हौसला बुलंद हो। 94-95 में मालेगांव स्कूल में हम लोग 11वीं-12वीं साइंस में कैसर और मैं साथ में पढ़े, साथ में बैठे, और हम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये वाला जो बेंच है सेम ऐसी कंडीशन थी, इतना ही बड़ा हॉल था, 5 लाइन थी। ये जो बीच की रो है, इसका जो पहला बिल्कुल डेस्क है, इस पे कैसर और मैं साथ में बैठते थे 11वीं-12वीं साइंस में। जहाँ तक ये पढ़ाई का मामला था, हम लोग दोनों लगभग एक जैसे थे। वो अपने स्कूल से टॉप करके आए थे वहाँ पर 11वीं-12वीं में, और SSC से मैं जो है तो अपने स्कूल का 2-3 नंबर का टॉपर था, वहाँ में आया था। एक जैसे थे।
कैसर अब्दुल हक जो है तो बीएससी करे, 11वीं 12वीं के बाद मैं डीएड करा और आप लोगों को जैसा सिटी कॉलेज में आके बीए किया। उसी टाइम में मुझे एक मरतबा रास्ते में मिले, जब तक मेरी नौकरी लग चुकी थी मैं टीचर बन गया था, कैसर मुझको मिले उर्दू लाइब्रेरी में और बहुत परेशान थे कि भाई मैं अपनी किराना दुकान संभाल रहा हूँ गोल्ड गार्डन के सामने, आप लोग का अच्छा है नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए, अब मैं सोच रहा हूँ कि बीएड कर लूँ। फिर बोले हो सकता है कि मैं नेट भी कर लूँ, और उस टाइम में मैं खुद नेट की तैयारी कर रहा था। बाद में मेरी अपनी नेट की एक किताब आई यूजीसी नेट की, वो सब लंबी बात अभी मैं नहीं करूँगा। तो मैं उनको एक मशवरा दिया कि भाई अगर आपको नेट करना हो तो नेट के ताल्लुक से जो है तो मैं बहुत कुछ आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ, मुझको आप मिलिए। बस ऐसी 5-10 मिनट की बातचीत हुई, फिर हम लोग दुकान पर अक्सर मुलाकात होती थी उनकी। बाद में वो गए, उनको ऐसा लगा कि पूरी दुनिया का सब रास्ता बंद हो गया। उनके भाई टीचर थे, वो टीचर भी नहीं बनने पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर मैं बीएड कर लिया तो कहीं पर नौकरी के लिए 5-7 लाख रुपया लगेगा, ये वो बहुत सारे मसाइल, और उनकी घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतना खर्च करें। तो उन्हें लगा कि उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, अगर कुछ बनना है कुछ करना है तो सिर्फ एक रास्ता है कि मैं जो है तो यूपीएससी करूं और आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, चाहे एकदम आखिर में मेरा नंबर आए, किसी भी तरीके से गिरते पड़ते मैं बन जाऊं, या फिर नेट करके मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं कोई कॉलेज में। लेकिन वहाँ पर भी उनको लगा कि शायद दीगर मसाइल खड़े होंगे। उन्होंने कितनी मेहनत की आप लोग को अंदाज़ा लगाना है कि हम लोग जो नहीं करने पाते हैं। वो ऐसे आदमी थे, जब वो आईएएस ऑफिसर बन गए, मैं मिलने के लिए गया, गले लगाए, बोला मोबाइल नंबर दो, तो बोले भाई अभी तक मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। आईएएस ऑफिसर बन गया और दिल्ली में हमदर्द में 3 साल जो तो वहाँ पर रहे, लेकिन अपने घर से कांटेक्ट के लिए उनके पास मोबाइल नहीं। दिल्ली में जिस वक्त आखिरी उनका तीसरी मरतबा जब वो पेपर देने के लिए गए तो उनको लगा कि बिल्कुल लास्ट चांस है, अब जो तो मुझको कोई मौका नहीं मिलेगा। पूरी ताकत लगा दी वो साल, और क्या किए, मालेगांव में कोई की शादी है, कोई त्यौहार है, ईद है, रमज़ान है, ये सारी रुकावटें हैं, ये सब जो है ना इसके पीछे कभी नहीं पड़ना है, वो सब छोड़ दिए कि अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन के तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। छोड़ छाड़ के जो है तो वो वहाँ पर बैठे रहे, तैयारी करते रहे और इम्तिहान की पूरी तैयारी करे। उसमें ईद भी आई, रमज़ान भी आया, बकरीद भी आई। उनको गोश्त वगैरह खाने का कोई शौक़ नहीं, उनको जो तो रमज़ान के जो भी वहाँ ज़रूरी काम था वो करते थे, रोज़ा वगैरह, सहरी, इफ्तारी, उसके बाद सिर्फ अपनी पेपर की तैयारी। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो महाराष्ट्र के 1 नंबर के थे, गालिबन 1 या 2 नंबर पे मालेगांव के पहले आईएएस ऑफिसर बने, और पूरे इंडिया में उनका गालिबन 32 नंबर था। 800-900 लोग क्वालिफाई किए। तो देखिए अगर कोई करना चाहता है तो हमारे दरमियान से लोग ऐसे उठ के गए हैं, उससे बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती है। मेरा अपना साथी, तो ये एक मिसाल ज़रूरी थी। बच्चा जब कैसर की बात किया तो मुझे बताना था कि हमारे दरमियान से लोग इसी तरीके से परेशान हाल लोग उठ के गए और बन गए। आप लोग ज़रूर बन सकते हैं। और कोई सवाल हो तो आइए। चूँकि वक्त की तंगी हमें इजाज़त नहीं दे रही है कि हम मज़ीद इस बज़्म को आगे बढ़ाएं और सवाल व जवाब की नशिस्त को मज़ीद तवालत दें, आइए बज़्म के आखिरी पड़ाव की जानिब हम रवा दवा होते हैं। मैं इस शेर के साथ हमारी इस आज की बज़्म के सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अंजुम साहब को दावत कलाम दे रहा हूँ कि वो आएँ और यहाँ आपसे आखिरी गुफ्तशुनीद करें कि निगाहे शौक़ की हैरानियों को क्या कहिए, निगाहे शौक़ की हैरानियों को क्या कहिए, उन्हें बुला भी लिया एतबार भी न किया। जनाब डॉक्टर आरिफ अंजुम साहब। सबसे पहले मैं महात्मा गांधी विद्या मंदिर की तरफ से, सिटी कॉलेज की तरफ से, NCPUL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इसका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उनके कोलैबोरेशन के साथ में हम लोगों ने इस तरह प्रोग्राम अरेंज किया। आज के प्रोग्राम के हमारे जो स्पीकर्स हैं, जैसा कि आप लोगों को बुनियादी बातें तो बता ही दी गई है, ख़ास तौर पे
हम बात करेंगे इम्तियाज़ खलील सर की। आप लोग तो सभी जानते हैं कि वो एक नेशनल लेवल के जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी बुनियादी और जामे बात उन्होंने कही हैं। उसके अलावा जो मालेगांव के हमारे राइटर्स भी हैं और बोलना चाहिए कि लगभग सभी के यूट्यूब चैनल्स भी हैं और काफ़ी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के अंदर। उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हुई हैं। अशफाक उमर सर हो गए, इमरान अमीन सर हो गए, अताउर रहमान नूरी सर हो गए, ये कि हमारे स्पीकर्स हैं जो कि वाकई में अपनी तजुर्बा आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए। जहाँ तक हम यूपीएससी आईएएस की हम बात करेंगे तो ये 1 घंटे और 2 घंटे की बात नहीं होती है। आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सबसे अहम चीज़ें हैं। उसी तरह मैं आज के जो हमारे इंस्टीट्यूट के नुमाइंदे हैं नायाब हसन सर, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर शुरू से बैठे हुए हैं और काफ़ी मैं ये देख रहा हूँ कि कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन सारी क्या चीज़ें चल रही है। मुझे तो इस तरह लग रहा था कि सभी चीज़ के ये एग्ज़ामिनर के तौर पे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे हम लोगों को भी एज एग्ज़ामिनर रिज़ल्ट भी दे देंगे आखिर में, तो हम लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। जहाँ तक के ताल्लुक़ की बात है आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, मैं अभी मेरे दोस्त अताउर रहमान नूरी सर से बात कर ही रहा था। हमने जो सबसे बुनियादी जो बातें हैं, अवेयरनेस, ये सबसे अहम चीज़ है मेरे ख्याल से। आईएएस लब, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, ये हम साल में 2 साल में कहीं कहीं हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर हम बात करेंगे, जैसे मैं मिसाल के तौर पे देता हूं कि मालेगांव में अगर बच्चों का प्रोफेशन आप चूज़ करने के बोलेंगे, जैसे इम्तियाज़ सर ने कहा बात की, हम बच्चे जो टैलेंटेड हैं तो पहली जो फील्ड क्या होती है उनकी, डॉक्टर बनना, एक ये चीज़ होती है। सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों के कम्युनिटी में एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गया है वो है अपने आप को सेफ जोन में रखना। ये सबसे बड़ा मसला है। हम पहले कोशिश ये करते हैं कि हम अपने आप को कहाँ रखें, सेफ जोन में रखें, ऐसे जोन में रखें, ऐसे एरिया में रखें जहाँ हम लोगों को आसानी से चीज़ें हो जाए। और हमारा जो टैलेंट है ये सेफ जोन में जा रहा है, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। जो हमारा टैलेंट है सेफ जोन को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, वहाँ नहीं जा रहा है। जितने भी टैलेंटेड और हम जिसे हम पढ़ाकू कहेंगे, वो सभी जो है हम कहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर्स बनने के लिए जा रहे हैं। उनको मालूम है कि हम एक बार MBBS कर लिए, PG में कोई स्पेशलाइजेशन कर लिए, फिर उसके बाद वही मालेगांव घर में ही रहना है, घर के करीब में ही हॉस्पिटल करना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, रोज़ाना सिर्फ नोट आते रहेगी। आप लोग तो सभी लोग देख रहे हैं। तो ये सबसे सेफ जोन की बात है। लेकिन सबसे अहम बात देखेंगे कि जो IAS की बात शुरू में इम्तियाज़ सर ने कही और बाकी दूसरे स्पीकर्स ने बात कही है, इसमें टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ सबसे अहम बात है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वो कितनी अहम है, ये चेक है। जिस तरह के सवाल जवाब की बातचीत की गई, सर ने फरदुल रूमी सर ने जो आप लोगों को एग्जांपल दी सवाल की, सर ने जो एग्जांपल दी है अभी आपको, सर वो बच्चे नहीं हैं, वो हमारे सर हैं। तो हमारे सर ने जो सवाल किए बात है, ये जो सारी बातें आप इसमें समझ सकते हैं। इसमें नॉलेज की बात आई कि हम कोई आपसे सवाल कर रहे हैं भाई कौन कब पैदा हुआ, कौन सी चीज़ क्या बात हुई, नहीं। हम जब भी IAS UPSC की बात करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है। तो मैं हमारे जो आज के स्पीकर्स हैं, मैं स्पीकर्स के लिए मैं 2 टॉपिक इनको देना चाहूँगा कि आप लोग किताबें लिखते हैं, इसमें काम करते हैं, सभी स्पीकर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों को 2 टॉपिक देना चाहूँगा। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि आने वाले वक्त में मेरे हिसाब से जो कि वाकई में बहुत ज़रूरी है। हमने किताबें तो बहुत सारी देखी हैं, आप मेले में भी जाएंगे तो आपको किताबें मिलेगी कि IAS बन के आप क्या कर सकते हैं, IAS पास होने के बाद क्या कर सकते हैं। लेकिन 2 मौजू मैंने डिसाइड किए हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए, जिनके पास वर्क होना चाहिए। अगर मैं IAS फेल हो गया तो क्या बनूंगा। हम बात करते हैं कि 1 करोड़ लोग हर साल IAS की कोशिश करने के लिए जाते हैं, जिसमें से 500 से 1000 बच्चे जो हैं वो मुकम्मल करते हैं। हम समझें कि 1000 मुकम्मल करते हैं, लेकिन 1 करोड़ में से हम 1000 को कम कर दिए जाए तो 99,99,000 वो कहाँ जाते हैं। हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते। हमारे लिए ये हमने IAS ऑफिसर की हम अगर बात करेंगे तो जैसे सर ने ही कह दिया है कि शुरू में कि हम कह दिए कि भाई 0.0 रिजल्ट लगता है,
तो पहले ही हमने अपने आप को क्या कर दिया, बैकफुट पे कर दिया। अरे मैं तो क्लास में टॉप नहीं कर रहा, ऑल इंडिया में कहाँ पे जा पाऊंगा, 10 लोग तो मुझे पहचान नहीं पाते हैं, कौन ऑल इंडिया जानेगा। बात मुझे समझ में है, तो हम पहले ही बैकफुट जा रहे हैं। तो सबसे अहम बात, मेरी बुनियादी बात आप लोगों को कहनी है कि हम लोगों का जो मकसद है, पहली चीज़ जो है, इल्म को हासिल करना क्या है ये देखना है। हम इल्म इसके लिए हासिल कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं इल्म इसके लिए हासिल कर रहा हूँ कि मैं IAS बनने वाला हूँ। ये जब तक मौजूद रहेगा तो इल्म का मुझे नहीं लगता है कि इससे फ़ायदा मिलेगा। इल्म हासिल करने का मकसद ये होना चाहिए कि हमारी सलाहियत में इजाफा क्या हुआ, ये सबसे अहम बात है। मैं ये कहूँगा कि मैं IAS बनने की कोशिश करूँगा, मैं IAS बनने की कोशिश करूँगा, मुझ में सलाहियत बहुत कम है, मैं क्लास में भी टॉप नहीं करता, लेकिन इस कोशिश की वजह से इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हो सकता मैं कलेक्टर ना बनूं, लेकिन हो सकता है एक तहसीलदार बन जाऊं, हो सकता है मैं एक प्रांत ऑफिसर बन जाऊं, हो सकता है किसी गवर्नमेंट की सर्वेंट में एक अच्छा मैं क्लर्क बन जाऊं। ये सबसे अहम बात। तो हम लोगों को हमारा मकसद बदलना है। अगर हम ये चीज़ भी ना रखें, अगर हम ये कहें कि हम ना ही मुझे सर्विस करना है, ना ही मुझे तहसीलदार बनना है, लेकिन आप सोचिए कलेक्टर बनने के लिए कितनी नॉलेज की ज़रूरत होती है, कलेक्टर बनने के लिए कितनी क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। वो थिंकिंग तो जनरेट होती कैसे है, स्टडीज़ से होती है। वो जब स्टडीज़ करते हैं, अगर मैं स्टडीज़ करूँगा तो हो सकता है वो क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग मेरे माइंड में सेट हो जाए, और उसके वजह से मैं मेरा एक अच्छा बिजनेस कारोबार करने वाला बन सकता हूँ। अगर मैं कारोबार करने वाला ना बन सकूँ तो मैं मेरे ख़ानदान में, मेरे घर में संभालने वाला लोगों को बन सकता हूँ मैं। तो हम लोगों को IAS ऑफिसर बनने के लिए जो है, जो पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, जो आप लोगों को समझाया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है, सिर्फ इसके लिए ही नहीं कि हम लोगों को IAS की स्टडी इसके लिए करना है कि हम लोगों को IAS ऑफिसर बनना है। हम लोगों को वो नॉलेज सीखना है, वो क्रिटिकल एनालिसिस सीखना है कि एक कलेक्टर किस तरह, जब अगर कोई मामला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाता है तो वो डिसीजन किस तरह लेता है, और ऐसा डिसीजन होता है जिससे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ये सीखने के लिए मैं IAS ऑफिसर बनूंगा। मैं हमारे घर में भी अगर हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग हम बात करेंगे, हम सुबह से शाम तक के करते क्या हैं, हमारे सामने होता ही क्या है, हमको हर वक्त सिर्फ फैसला ही लेना होता है। और एक गलत फैसला हमारा क्या क्रिएट करता है, हमारे एक रॉन्ग फैसला हमारा क्या क्रिएट करता है, हमारा मुस्तकबिल बदल देता है, या फिर हमारे हालात और मामलात को ख़त्म कर देता है। इसीलिए मैं पहले मौजू ये देना चाहूँगा कि आप लोग इस पे लिखें कि जो बच्चे IAS ऑफिसर में नहीं पहुँच पाए, IAS नहीं बन पाए, उसके अलावा वो क्या बन पाए। ये इस चीज़ पे देखेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा एस्पिरेंट्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। उसी तरह मैं ये भी कहूँगा कि हम बात कर रहे हैं कि IAS की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन की बात होती है। मैंने अताउर रहमान नूरी सर से भी कहा कि आप SSC और HSC के बाद के जो सिविल एग्जामिनेशंस हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि हमारे मालेगांव की मैं बात करूँगा, अराउंड 20 जूनियर कॉलेजेस हैं, जिसमें हर साल तकरीबन जो है 2 से 3 हज़ार जूनियर कॉलेज के बच्चे यहाँ से निकलते हैं। तो ये उन पे भी मेहनत अगर की जाए तो जब वो SSC के बाद का उनका माइंड सेट होगा कि वो स्टाफ सिलेक्शन के एग्जामिनेशन देंगे, तो तब उन पे एक ये चीज़ जनरेट होगी कि आने वाले टाइम में वो UPSC और MPSC का भी देंगे। तो मेरी सभी जो स्पीकर्स हैं उनसे गुजारिश है, आप लोग इस फील्ड में काम करने वाले हैं, तो ये 2 मौजू के ऊपर हम लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है, हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा अभी एक तमाम ही बच्चों से एक सवाल है, जैसा कि कहा गया है कि IAS ऑफिसर कितने लोगों को बनना है। अभी मेरा ये सवाल है कि IAS ऑफिसर बनने के लिए IAS करने की जो स्टडीज़ हैं वो कौन कौन बच्चे करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि उनको IAS ऑफिसर बनना है, इसलिए बनना है कि उनको एक अच्छा डिसीजन मेकर बनना है, इसलिए बनना है कि उन लोगों को जो है एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा सही फैसला लेने वाला। अब हाथ उठाकर बताइए कि IAS ऑफिसर बनने के लिए कितने बच्चे स्टडीज़ करना चाहते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हाथ उठा नहीं रहे हैं। बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज़ ने कर ही दिया है, गर्ल्स ने ज़्यादातर ने तो हाथ उठा लिया है। तो हो सकता है कि आप लोग कोशिश करने वाले हैं कि आप IAS ऑफिसर बन ही जाएंगे, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, ख़ास तौर पे गर्ल्स में, हो सकता है मुस्तकबिल में, जैसा कि फरनूद रोमी सर ने कहा कि वो हो सकता है मुस्तकबिल में फिर वो IAS ऑफिसर ढूंढने चले जाएंगे, इसके लिए वो हाथ उठा नहीं रहे शायद। तो
ये भी बात अच्छी है, आईएएस ऑफिसर बनो या आईएएस ऑफिसर से जुड़ो, ये भी एक अच्छी चीज़ है। एक कम से कम एस्पिरेशन तो हो गया। तो मैं तमाम स्पीकर से ये बात करना चाहूँगा, हमारे बच्चों का सिर्फ हम लोगों को जो बताने का तरीका वो सिर्फ बदलना है। हम इस तरह बताने की कोशिश कर दिए हैं, जब हमने ऑल इंडिया रैंकिंग के स्टेटस दिखा दिए कि 1 करोड़ में से 500 बच्चे पास आउट हुए और इतना टफ है। लेकिन हम जब अगर ये बच्चों में से डिसाइड कर लिए कि हम अच्छा डिसीजन मेकर बनने वाले हैं, तो मैं इसमें से कहता हूँ 8-10 आईएएस ऑफिसर तो ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि जब तक के हम चीज़ों को टेस्ट नहीं करते हम उसको समझ नहीं सकते। टैलेंट की इम्तियाज़ सर ने पहले बुनियादी जो सबसे कही बात मुझे काफ़ी पसंद आई कि इसमें टैलेंटेड होना ये ज़रूरी नहीं है। आप सवालात को देखो, उसमें समझो, सिर्फ आपको क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर आपको आना चाहिए। यही आईएएस ऑफिसर है, यही सिविल सर्विसेज है। तो मैं ये जो दोनों मौजू हैं, मैं इनसे उम्मीद करूंगा सर से कि आप इस पे टॉपिक पे लिखें। आईएएस बनने के लिए जो किताबें हैं वो लेने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आईएएस पढ़कर फेल होने वाले की किताब लेने के लिए आपको बहुत लोग मिलेंगे, पढ़ने वाले भी मिलेंगे और सारी चीज़ें भी मिलेंगी। तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ वक्त होने की वजह से। मैं एक बार फिर महात्मा गांधी विद्या मंदिर की तरफ से और सिटी कॉलेज के पूरे स्टाफ की तरफ से, तमाम ही स्पीकर सा, ख़ास तौर पे इनसे पीओल का और पूरे उनके अमला स्टाफ का, और आज के जो हमारे एंकर हैं रब्बानी सर हैं, इन सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। एक ऐलान यहाँ आपके कॉलेज की जानिब से आया है कि अटेंडेंस शीट आप लोगों को दी जा रही है, तो उसको पुर करके आप यहाँ से रुखसत हों। यहाँ हमारे NCPUL के ऑफिसर जनाब अफजल हुसैन साहब भी तशरीफ़ फरमाए, हम उनका भी इस बज़्म में इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। बड़ी नासपासी होगी कि हम आज की इस बज़्म में मौजूद तमाम हाज़रीन का शुक्रिया ना अदा करें कि बरिवायत अबू हुरैरा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का शुक्रिया अदा नहीं करता। लिहाजा रस्म शुक्रिया से पहले जो हमारे आज के मुकर्रिरीन हैं, मैं अपनी जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी अहम और मुफीद बातें उन्होंने यहाँ आपके सामने पेश की कि खिल उठा नखले तबीयत शुक्रिया, शुक्रिया अब्रे इनायत शुक्रिया, अब निमटने दीजिए दिल से मुझे, आपने कर दी नसीहत शुक्रिया, आपकी थोड़ी तवज्जो है बहुत, बढ़ गई लफ्ज़ों की हिम्मत शुक्रिया। मैं रस्म शुक्रिया के लिए आवाज़ दे रहा हूँ जनाब इश्तियाक सर को कि वो आएँ और महफ़िल में मौजूद तमाम ही हाज़रीन का शुक्रिया अदा करें और इस महफ़िल का इख्तिताम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के तौर पर मैं रस्म शुक्रिया के लिए हाजिर हुआ हूँ, और सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने हमें NCPUL जैसा एक पार्टनर दिया और हम एक अच्छा सा, हमारे स्टूडेंट के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम हम इन अच्छे मुकर्रिरीन की पार्टिसिपेशन से हम कर पाए। मैं महात्मा गांधी विद्या मंदिर मैनेजमेंट, हीरे फैमिली, सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी स्टाफ की तरफ से मैं NCPUL का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज के हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, खुसूसी तौर से अशफाक उमर सर हैं और इमरान अमीन सर हैं, उसके अलावा नूरी सर हैं, रिजवान रब्बानी सर हैं, और आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा प्रोग्राम है उसके खूबसूरत से जो एंकर फनोद रूमी सर का भी मैं खुसूसी तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इसी प्रोग्राम में हमारे NCPUL के जो 2 नुमाइंदे भी यहाँ पर हाजिर हैं, बहुत खामोशी के साथ पुरसुकून तौर से अपनी हाज़िरी दर्ज करवा रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सबसे आखिर में जिसके बगैर ये हार मुकम्मल ही नहीं हुआ होता, वो नगीना जो आप लोग हैं, मैं सभी स्टूडेंट का भी खुसूसी तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और सदर साहब की इजाज़त से मैं इस प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान करता हूँ और तलबा से गुजारिश करता हूँ कि अटेंडेंस शीट पर अटेंडेंस करने के बाद ही जाएंगे आप लोग।
बॉयज़ की अटेंडेंस हो जाएगी तो पहले बॉयज़